अन्य दुनिया प्रबंधन मैनुअल अध्याय 31। नोटिस यह मी डोबिन बाहरी लोगों से प्रभावित नहीं था। उन्होंने इसे बार बार ध्यान से पढ़ा, इस डर से कि उन्होंने इसे गलत पढ़ा है। अंत में जब सभी थोड़े अधीर हो गए तो उन्होंने कुछ हद तक उत्साहित स्वर में कहा, होंगे ये शहर में कर कानून बदल दिया गया है। पासिंग टैक्स, स्टे टैक्स, मैटरनिटी टैक्स, सिंगल टैक्स, वाइफ टैक्स और कई अन्य करों को रद्द कर दिया गया है। अब केवल 4 श्रेणियां हैं: टर्नओवर टैक्स, आयकर, संपत्ति कर और व्यवहार कर। इतने सारे कर रद्द कर दिए गए हैं। नगर के स्वामी ने दया दिखाई है? मुझे लगता है कि यह झूठ है। पिछले नगर स्वामी का मतलब यह नहीं था कि कुछ कर समाप्त कर दिए गए थे, बल्कि उन्होंने और अधिक कर जोड़ दिए। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ों का अनुभव किया है। तथ्य उन्हें बताते हैं कि जब तक शहर का मालिक कर दर से संबंधित कुछ पेश करता है, तब तक यह अच्छी बात नहीं है। नहीं, इस बार बात अलग है। ये देखकर कि सभी ने गलत समझा है, डोबिन ने जल्दी से समझाया। इस बार यह वास्तव में रद्द कर दिया गया है। यद्यपि 4 प्रमुख करों के अंतर्गत कई छोटे कर हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम बहुत कम भुगतान करते हैं। सबसे सरल समझ यह है कि जितना अधिक आप कमाते हैं, उतना ही अधिक आप खर्च करते हैं, जितना अधिक आप भुगतान करते हैं। हमारे जैसे आम लोगों के लिए कम से कम वे हर महीने केवल एक तांबे का सिक्का ही दे सकते हैं। क्या केवल एक या तांबे के सिक्के? यह सही है। हालांकि यह सबसे कम मामला है, लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति के आधार पर यह सबसे कम मामला है। इसलिए हमें भविष्य में हर महीने केवल एक तांबे का सिक्का देना होगा। डोबिन की बातें सुनकर भीड़ में उबाल आ गया। इन आम लोगों के लिए उनकी कठिनाइयों का एक कारण कर है। बहुत सारे कर हैं। क्योंकि स्वामी की आय मुख्य रूप से करों से होती है, स्वामी अपने लिए बेहतर जीवन जीने के लिए हर संभव तरीके से आम लोगों का शोषण करते हैं, लेकिन स्वामी आपको मौत के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यही कारण है कि वर्तमान स्थिति बनी है। लगभग सभी राजा लोग बहुत अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन आम लोग दुखी थे। लेकिन मैं थोड़ा अविश्वसनीय महसूस करता हूँ। अगर शहर का स्वामी हमसे इतनी कम राशि का कर वसूलता है, तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या होंगे ये शहर का संचालन जारी रह सकता है? कुछ चतुर लोग भी हैं जो महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार पैसा तो बहुत कम है, और हम जितना कम भुगतान करेंगे, शहर के मालिक को उतना ही कम मिलेगा। क्या शहर का मालिक इतना मूर्ख है? आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है। जितना ज़्यादा आप कमाएंगे, उतना ज़्यादा आपको भुगतान करना होगा। वे व्यवसायी स्वाभाविक रूप से हमसे ज़्यादा भुगतान करेंगे। बेशक ये हमारे लिए भी सापेक्ष है। उन गड़बड़ करों को हटाने के बाद और व्यवसायी बहुत कम कर देते हैं, डोबिन ने समझाया। इस बार सभी की शंकाएं भी दूर हो गईं। वे सिर्फ भारी कर नहीं देना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें उम्मीद थी कि रेड लीफ सिटी खत्म हो जाएगी। आखिरकार रेड लीफ सिटी की मौजूदा स्थिति सभी जानते थे। अगर रेड लीफ सिटी खत्म हो गई तो वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। यह एक अच्छा नगर स्वामी है। यह अफसोस की बात है कि शहर का स्वामी बहुत देर से आया। अगर वो कुछ साल पहले आता तो बेहतर होता। इतना ही। अरे, मैंने अभी तक पढ़ना खत्म नहीं किया है। जब डोबिन ने देखा कि ये लोग भावुक होकर आहें भर रहे हैं, तो वह तुरंत बोला, क्या कोई अन्य कर भी हैं? कुछ लोग हैरान हैं। अगर वाकई लोगों पर टैक्स है तो उनके दिलों में होने वाले उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। ये सच नहीं है, लेकिन सिटी लॉर्ड का भवन लोगों की भर्ती कर रहा है। बुलेटिन देखकर डोबिन की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि उसे अपनी पसंद का पद मिल गया है। बाद में जब उसने वेतन देखा तो वह और भी उत्साहित हो गया। भर्ती? आप किसे भर्ती कर रहे हैं? वेतन कितना है? जब सभी ने भर्ती के बारे में सुना तो वे वेतन के मुद्दे के बारे में पूछताछ करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। आखिरकार बहुत से लोग अब आँख खोलने के लिए बहुत गरीब हैं। अगर वे पैसे का एक हिस्सा कमा सकते हैं तो वे आपातकाल को बचा सकते हैं। सैनिकों की भर्ती के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना और कोई बुरी आदत न होना जरूरी है। 15 से 35 साल के बीच के पुरुष सिर्फ 100 लोगों को अनुमति है। टेस्ट पास करने के बाद वेतन 20 चांदी के सिक्के प्रति माह है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो 10 अतिरिक्त चांदी के सिक्के जोड़े जाएंगे। शहर के अधिकारियों की भर्ती के लिए शहर के कुछ प्रबंधन और कानूनों को समझना आवश्यक है और साक्षर होना चाहिए। अनुभव सबसे अच्छा है। कोई आयु या लिंग की आवश्यकता नहीं है। केवल 30 लोगों को अनुमति दी जाती है। परीक्षा पास करने के बाद वेतन 30 चांदी के सिक्कों प्रति माह से शुरू होता है। सफाई कर्मियों की भर्ती करते समय उनसे मेहनती होने और कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार रहने की अपेक्षा की जाती है। इसमें उम्र या लिंग की कोई बाध्यता नहीं है। केवल 15 लोगों को ही अनुमति दी जाती है। परीक्षा पास करने के बाद वेतन 8 चांदी के सिक्के प्रति माह होता है। मछुआरों की भर्ती करते समय उन्हें पानी और मछली के बारे में जानना आवश्यक है। कोई आयु या लिंग की आवश्यकता नहीं है। केवल 30 लोगों को अनुमति दी जाती है। परीक्षा पास करने के बाद वेतन 8 चांदी के सिक्के प्रति माह है। निर्माण श्रमिकों की भर्ती के लिए निर्माण अनुभव की आवश्यकता होती है।
कोई आयु या लिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल 30 लोग। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वेतन 15 चांदी के सिक्के प्रति माह है। शूरवीरों की भर्ती के लिए शूरवीर बैच की आवश्यकता होती है। कोई बुरा काम नहीं, कोई उम्र या लिंग की आवश्यकता नहीं, असीमित संख्या में लोग। परीक्षा पास करने के बाद वेतन प्रति माह एक स्वर्ण सिक्का से शुरू होता है। नोट 1, यदि आप उपरोक्त व्यवसायों के लिए सफलतापूर्वक चयनित होते हैं तो आपको होंगे सिटी सिविल सेवा प्रणाली में शामिल किया जाएगा और होंगे सिटी कल्याण नीति का लाभ मिलेगा। नोट 2, कल्याणकारी नीतियों में इंस्टेंट नूडल्स, हैम, अंडे, डिब्बाबंद भोजन का वितरण, आवास व्यवस्था आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। डोबिन द्वारा धीरे धीरे पड़ी गई भर्ती की घोषणा सुनकर सभी दंग रह गए। कुछ ही सेकंड बाद भीड़ में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। ये झूठ है। सैनिकों को प्रति माह 20 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। पहले सैनिकों का मासिक वेतन 2 चांदी के सिक्के लगता था और साक्षरता के लिए 10 चांदी के सिक्के जोड़े जाते हैं। हालांकि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास ऐसे रिश्तेदार हैं जो साक्षर हैं। ऐसा लगता है कि वो आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और यह मछुआरा, तुम किसके लिए मछली पकड़ रहे हो? बिल्ली को खाना खिला रहे हो? 8 चांदी के सिक्के महीने का वेतन है। क्लीनर क्या होता है? वेतन में तो 8 चांदी के सिक्के भी होते हैं। लॉर्ड नाइट का वेतन वास्तव में एक स्वर्ण सिक्का प्रति माह से शुरू होता है। www.kanshu.com पढ़ने वाला ओ ईर्ष्यालु है। एक स्वर्ण सिक्का मेरे 5 सदस्यीय परिवार के लिए 1 वर्ष तक काली रोटी खाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि नया शहर मालिक इतना अमीर है कि स्थिति के अनुसार हमारा होंगे ये शहर कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम प्रतीत होता है। हर किसी को अविश्वसनीय लगा, क्योंकि पिछले शहर के प्रभुओं ने भी लोगों की भर्ती के लिए कुछ घोषणाएं जारी की थीं, लेकिन मूल रूप से उन्होंने इकाई के रूप में तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल किया था, जो वर्तमान नए शहर के प्रभुओं की तरह है, और जैसे ही वे गोली मारते हैं वे चांदी के सिक्के होते हैं। और डोबिन को स्वाभाविक रूप से शहर के अधिकारी का पद पसंद आया। हालांकि वह शहर के प्रबंधन के बारे में थोड़ा ही जानता था, लेकिन वह पढ़ना जानता था। होंगे शहर में बहुत कम साक्षर लोग हैं और उसके पास दशकों का जीवन अनुभव है, इसलिए वो इन 30 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित है। आखिर शुरुआती वेतन 30 चांदी के सिक्के हैं। इस तरह का वेतन कुछ ऐसा है जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले वह खेती और छोटे मोटे कामों से साल में केवल 50 चांदी के सिक्के ही कमा पाता था। साथ ही परिवार के कई लोगों के काम से उसके पास लगभग 1 सोने का सिक्का हो सकता था, और विभिन्न करों में कटौती के बाद शेष धन, आप मुश्किल से गारंटी दे सकते हैं कि आपका पूरा परिवार भूख से नहीं मरेगा। क्या अभी श्री डोबिन द्वारा उल्लिखित कल्याण नीति में कहा गया था कि इंस्टेंट नूडल्स भी उपलब्ध हैं? हाँ, लगता है कि यह किसी प्रकार का हैम है। वाह, वास्तव में इंस्टेंट नूडल्स हैं, वही इंस्टेंट नूडल्स जिन्हें वैलेन 1 सोने का सिक्का भी नहीं खरीद सकता। क्या वॉरेन होंगे शहर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी 1 सोना देने की पेशकश कर रहा था और फिर भी इसे नहीं खरीद सका? मुझे इस बारे में पता है। कल घाट पर क्या हुआ था, मैं वहां था। वॉरेन ने 1 सोने का सिक्का दिया था और लॉर्ड नाइट ने उसे बेचा नहीं। लेकिन सच कहूं तो इंस्टेंट नूडल्स वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह, मैं हांगे शहर का सिविल सेवक बनने जा रहा हूं। इन भर्ती सूचनाओं के अतिरिक्त नीचे कुछ कानूनी विनियम भी जोड़े गए हैं। होंगे शहर में प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, तथा नगर के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार भोजन करने की सिफारिश की है। होंगे चेंग में अब से घरेलू पंजीकरण प्रणाली की गणना शुरू हो गई है, और यह व्यक्ति के लिए सटीक है। नवजात शिशुओं के जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट अवश्य दी जानी चाहिए, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में होंगे चेंग से लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। कल से होंगे शहर फिलहाल विदेशियों को स्वीकार नहीं करेगा। नौकरी के आवेदकों को छोड़कर सभी विदेशियों को पंजीकृत होना होगा। रेडलीफ सिटी ने सभ्यता की बात, नई हवाएं बनाना, सुधार अभियान शुरू किया है। होंगे सिटी में, होंगे सिटी के आसपास के इलाकों में कहीं भी शौच करने की अनुमति नहीं है। जो लोग पाए जाते हैं उन पर 1 चांदी के सिक्के से जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर शौचालय जाने की जगह नहीं है तो आप घर पर अपना खुद का शौचालय ला सकते हैं, और एक क्लीनर हर सुबह इसे लेने आएगा और इसे खेत तक पहुंचाएगा। होंगे ये शहर कल से सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण शुरू कर देगा। जिस दिन सार्वजनिक शौचालय बनेंगे उस दिन जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है उन्हें सार्वजनिक शौचालय में अपनी समस्या का समाधान करना होगा, अन्यथा वे हर जगह पेशाब करते पाए जाएंगे और उन पर 10 चांदी के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग खुद को नहीं सुधारेंगे उन्हें होंगे शहर से निकाल दिया जाएगा। लाल पत्ती शहर, वैसे तो बहुत ज्यादा नए कानून और नियम नहीं हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान है। लेकिन शौच के जुर्माने पर काफी चर्चा हो चुकी है।
अगर यह पहले होता तो होंगे शहर के निवासियों को इसे स्वीकार करने में मुश्किल होती। ये बढ़िया परंपरा कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अचानक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जुर्माना थोड़ा अनुचित था, खासकर एक चांदी के सिक्के के जुर्माने से, जो कई लोगों के लिए 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। लेकिन होंगे शहर द्वारा जारी की गई भर्ती सूचना को देखने के बाद उन्हें लगा कि यह काफी उचित है। आखिरकार उन्हें एक अच्छा नागरिक होना चाहिए और शहर के स्वामी के साथ काम करना चाहिए। श्री डोबिन, क्या नोटिस में ये बताया गया है कि नौकरी के लिए कहाँ आवेदन करना है? किसी ने अधीरता से पूछा। ये सिटी हॉल में है, समय अभी से शुरू होता है, 3 दिनों के लिए। हालांकि डोबिन के बोलने से पहले ही लोगों का एक समूह तुरंत गायब हो गया और सभी लोग सिटी हॉल की ओर भागे। मैं स्वाभाविक रूप से डोबिन को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। आत्मविश्वास से आता है, लेकिन तत्परता वास्तव में तत्परता है। यदि वह चुना जाता है तो न्यूनतम 30 चांदी के सिक्के हैं। महल होंगे ये शहर की सबसे ऊंची इमारत है। झांग फैंग और कैरोलिन खिड़की के सामने खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड पर स्थिति देख रहे थे। ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव बुरा नहीं है। झांग फैंग अपेक्षाकृत संतुष्ट था। कई चीजें उसके द्वारा सुधारी गई थीं और वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। अब ऐसा लगता है कि ये आम लोग खुद को समझ सकते हैं। इन करों की तरह झांग फैंग को केवल 4 प्रमुख करों के बारे में ही पता है, लेकिन वह अभी भी 4 प्रमुख करों में विशिष्ट करों के बारे में थोड़ा अस्पष्ट है। जब वो आधुनिक समाज में लौटेगा तो वो इसकी सावधानीपूर्वक जांच करेगा। वर्तमान कर केवल पहला मसौदा है और इसे बाद में संशोधित किया जाएगा। व्याख्या का अंतिम अधिकार सिटी लॉर्ड्स मैंशन के पास है। हालांकि झांग फैंग ने इन आम लोगों को धोखा नहीं दिया। उन विविध करों को हटाना सच है। वर्तमान स्थिति के अनुसार झांग फैंग को कर का 90% हिस्सा खोना पड़ सकता है, लेकिन यह वर्तमान स्थिति है। कल यह अलग होगा। आखिरकार सिविल सेवकों का वेतन अधिक है, लेकिन व्यक्तिगत आयकर के अनुसार भुगतान किया गया कर भी दूसरों की तुलना में अधिक है। और ऐसे व्यापारी भी हैं जो कर का एक बड़ा हिस्सा देते हैं। चाहे कुछ भी हो, झांग फैंग को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। झांग फैंग, आपकी वर्तमान योजना के अनुसार हमारे नगर स्वामी के भवन में अब और सोने के सिक्के नहीं हैं। क्या हमें कुछ सामान बेचना चाहिए? कैरोलिन ने अपने हाथ में रखे बही खाते को देखते हुए पूछा। बेशक, लेकिन चिंता मत करो। वर्तमान में होंगे शहर के प्रसिद्ध व्यापारी उन्हें एक छोटा चम्मच नमक भेजते हैं और उन्हें 1 दिन देते हैं। 2 दिनों के बाद नीलामी खोली जाएगी। संख्या सीमित है। पहले आओ पहले पाओ। मुझे विश्वास है कि वे इसे नहीं छोड़ेंगे, यह अवसर। झांग फैंग इसे सिर्फ बेचना नहीं चाहता। हालांकि उसके पास बहुत सारी सामग्री है, लेकिन चूंकि वह व्यवसाय में है, इसलिए उसे व्यावसायिक रवैया अपनाना होगा। उसे अभी भी वह पैसा कमाना है जो उसे कमाना चाहिए। आखिरकार होंगे शहर का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता है। खैर, मैंने नोट कर लिया। कैरोलिन ने शाश्वत कलम निकाली और नोटबुक में नोट लिख लिए। इटर्नल पेन एक फुल बॉडी मेटल पेन है जिसे स्याही की आवश्यकता नहीं होती है। कागज पर टिप को रगड़ने से धातु का घटक कागज की सतह पर रह जाता है और लिखावट पेंसिल जैसी ही होती है। निब एक विशेष मिश्र धातु सामग्री है जो कागज के साथ नगण्य घिसाव है और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीजें स्वाभाविक रूप से उसे झांग फैंग द्वारा दी गई हैं। आखिरकार एक क्विल पेन बहुत असुविधाजनक है। हर बार जब कैरोलिन ने बर्फ जैसी सफेद नोटबुक और अंतहीन पेन का इस्तेमाल किया तो वह चकित रह गई। झांग फैंग को ये कहते हुए सुनने के बाद कि यह उनके गृहनगर की एक वस्तु है, वह इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि झांग फैंग का गृहनगर कैसा दिखता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? सुबह क्या खाना चाहोगे? झांग फैंग ने अपनी नजरें हटा ली और कैरोलिन से पूछा। मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कैरोलिन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। जब से झांग फैंग महल में आया है, घर का रसोइया अपनी नौकरी खोने वाला था। उसे लगा कि शहर के मालिक से व्यक्तिगत रूप से खाना बनाने के लिए कहना बहुत असभ्यता थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह मना नहीं कर सकती थी। वह ठीक है। झांग फैंग ने अपने हाइकिंग बैग से टोस्ट, लेट्यूस, हैम और अंडे के 2 बैग निकाले और बस कुछ सैंडविच बना लिए। कैरोलिन ने पूरी प्रक्रिया देखी और यह भी देखा कि झांग फैंग ने यह कितना सरल काम किया है। वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। झांग फैंग के पास करने को कुछ नहीं है। अगर कैरोलिन खाना बना सकती है तो वह बहुत परेशानी से बच जाएगी, लेकिन जाहिर है कैरोलिन में खाना बनाने की प्रतिभा नहीं है। अंडे को तलने के बाद वह पेस्ट में बदल गया, इसलिए झांग फैंग ने तुरंत काम संभाल लिया। कैरोलिन के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, जो कि बहुत शर्मनाक थी। झांग फैंग ने कुछ सैंडविच बनाने के बाद शुद्ध दूध की 2 और बोतलें निकालीं। यह क्या है? कैरोलिन ने जब पहली बार शुद्ध दूध देखा तो वह उत्सुक हो गई। दूध। कैरोलिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह झिझकी। क्या गलत? दूध निचोड़ने के कुछ घंटों बाद खराब हो जाएगा? कैरोलिन का लहजा थोड़ा व्यंजनापूर्ण था।
यू रीडिंग www.kanshu.com। वो पिछले 2 दिनों से झांग फैंग के पास है और उसने उसे कभी ताज़ा दूध दोहते नहीं देखा। दूध गिरा दिया। कोई बात नहीं, यह मेरे गृहनगर का दूध है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा। झांग फैंग ने व्यक्तिगत रूप से कैरोलिन के लिए एक बॉक्स खोला और उसमें एक स्ट्रॉ डाला। क्या आपने ये कोशिश की है? चूंकि झांग फैंग ने कहा कि यह ठीक है, इसलिए कैरोलिन ने स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा किया। ये पहली बार था जब उसने स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया था और वह बहुत ताज़ा महसूस कर रही थी। ये स्वादिष्ट है। एक घूंट पीते ही दूध की गहरी खुशबू तुरंत उसके पूरे मुंह में भर गई, जो कि उसके द्वारा पहले कभी पिए गए दूध से बिल्कुल अलग थी। गुलू लुलू, अपनी आंखें झपकाते हुए कैरोलिन ने अपने हाथ में लिया 250 मिलीलीटर दूध का डिब्बा पी लिया। झांग फैंग ने उसकी अधूरी नज़र देखी, उसके लिए दूसरा डिब्बा लिया और उत्सुकता से पूछा, क्या आपको कोक के साथ या दूध के साथ पसंद है? कोक की तुलना में मैं दूध के साथ इसे पसंद करता हूँ। हालांकि यह पहली बार था जब कैरोलिन ने इसे पिया था, लेकिन उसे इसका स्वाद पहले से ही पसंद आ गया था। ठीक है, मैं बाद में आपके लिए और पानी लाऊंगा और इसे पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। कैरोलिन ने मना नहीं किया, बल्कि उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। तुम बहुत पतले हो, भांग की तरह, अधिक पीते हो, अधिक खाते हो और वजन बढ़ाते हो। मुस्कुराहट एक क्षण में गायब हो गई। कैरोलिन वास्तव में ये खंडन करना चाहती थी कि वह पतली नहीं थी, उसका फिगर बिल्कुल सही था और उसे अब और वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये देखकर कि झांग फैंग ने बोलने के बाद खुद की ओर देखे बिना खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, कैरोलिन के दांत गुस्से से खुजलाने लगे। मैं सचमुच उसे पीटना चाहता हूँ। होंगे शहर में सबसे बड़े लकड़ी व्यापारी के रूप में वॉरेन का दैनिक जीवन कुलीनों के समान है। वास्तव में सख्ती से कहा जाए तो वह केवल होंगे शहर में ही व्यापार नहीं करता है, वह लुओशान पर्वत के कई शहरों में व्यापार करता है, लेकिन पिछले 1 साल में उसने होंगे शहर में अधिक समय बिताया है। हाल ही में होंगे शहर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। मूल रूप से वॉरेन ने अगले 2 दिनों में खाली करने की योजना बनाई थी, लेकिन होंगे शहर में एक नए भोजन, इंस्टेंट नूडल्स, की खोज के बाद उन्होंने एक व्यवसाय के अवसर की गंध ली और अस्थायी रूप से यहाँ रहने का फैसला किया। सुबह सुबह वॉरेन ने अपने नौकरों की सेवा में अपने कपड़े पहने और शिशिरान हॉल में आया। किसी ने पहले ही चर्मपत्र पर एक पुस्तक तैयार कर ली थी, जिसमें इस अवधि के दौरान की वित्तीय स्थिति दर्ज थी। कुछ देर तक देखने के बाद वॉरेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। होंगे शहर में उनके वर्तमान व्यवसाय में पहले से ही घाटा शुरू हो गया है, जो उनकी अपेक्षा से भी अधिक तेज है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह हर अतिरिक्त दिन के लिए 10 चांदी के सिक्के खो देगा। हालांकि 10 चांदी के सिक्के उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये शुरुआत थी और व्यर्थ में पैसे खोने का एहसास अप्रिय था। नाइट मार्लो ने कहा कि नए सिटी लॉर्ड एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह कब होगा। यह अच्छा होगा यदि यह जल्द से जल्द हो सके। वॉरेन को उस इंस्टेंट नूडल्स में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उसे खरीद पाएगा। अगर वह होंगे शहर में 1.5 महीने तक रहने के बाद उसे नहीं खरीदता, तो हर दिन जो पैसे वह खोता वह उसके लिए थोड़ा दर्दनाक होता। यह मुश्किल है, वॉरेन ने आह भरी, फिर नौकर से कहा, जाओ और रसोई से कहो कि थोड़ा मांस बना दो, मुझे थोड़ी भूख लगी है। हाँ आदरणीय गुरुजी, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को नाश्ता करने की आदत नहीं होती, और वॉरेन को भी स्वाभाविक रूप से नहीं है, लेकिन वह एक बड़े व्यवसायी हैं, उनके पास कुछ संपत्ति है और उनका अपना एक खास शेफ भी है। जब उन्हें भूख लगती है तो वो उन्हें कभी भी खाना उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ ही देर बाद नौकर ने नमकीन पानी में उबला हुआ मांस एक छोटे बर्तन में सम्मानपूर्वक परोसा। नमक लोगों के लिए बहुत कीमती है, लेकिन इसकी कमी नहीं हो सकती। औसत व्यक्ति नमक खाते समय बहुत सटीक गणना कर सकता है। अंगूठे के आकार का नमक का एक दाना 2 दिनों तक खाया जा सकता है, लेकिन वॉरेन अलग है। वह नमक के कुछ दानों से खाना पकाने में बहुत ज्यादा खर्च करता है। सूअर का मांस का एक छोटा बर्तन। सूअर के मांस के एक बर्तन में थोड़े से नमक के अलावा कोई साइड डिश या मसाला नहीं होता है, और सफ़ेद फूलों का चिकना और वसायुक्त मांस वॉरेन की भूख को बहुत बढ़ा देता है। बाहरी लोगों की अनुपस्थिति में वॉरेन को जानबूझकर अपना व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मांस को दोनों हाथों से पकड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। उसके पास खड़ा नौकर समय समय पर अपना गला हिलाता और बहुत हल्की निगलने जैसी आवाज निकालता। मांस सस्ता नहीं है। होंगे शहर में हाल ही में जो स्थिति बनी है, उसके साथ ही मांस की कीमत भी बढ़ रही है। इस नौकर ने लंबे समय से मांस नहीं खाया है। आराम से, हिचकी वॉरेन, जिसका मुंह तेल से भरा हुआ था, ने डकार ली। उसे लगा कि मांस का ये बर्तन खाने के बाद उसका सिर बहुत साफ हो गया है। वॉरेन के खाने के बाद नौकर ने सबसे पहले वॉरेन के हाथ पोंछे और फिर बर्तन नीचे उतारा जिसमें सिर्फ नमक का पानी बचा था। स्वाभाविक रूप से इस नमक के पानी को फेंका नहीं जा सकता, बल्कि दोपहर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
भरे पूरे पेट भरे वेलेन ने चर्मपत्र को फिर से खोला, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पढ़ पाता, दरवाजे के बाहर खड़े नौकर की ओर से एक सूचना आ गई। गुरुजी, नगर के स्वामी के भवन से लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सिटी लॉर्ड के महल के 3 शब्द सुनकर वॉरेन की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कृपया जल्दी करें। सेवक के नेतृत्व में एक युवक टाट ओढ़े हुए अंदर आया। नमस्ते श्री वारेन, मुझे शहर के स्वामी द्वारा निर्देश दिया गया है कि मैं आपको कल दोपहर को होंगे शहर की नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करूं। कृपया अवश्य आएं। यह एक निमंत्रण पत्र है। युवक थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, जैसे ऐसा पहली बार कर रहा हो। उसने एक छोटी लकड़ी की पट्टिका निकाली जिस पर बारीक नक्काशी थी और उसे वॉरेन को थमा दिया। लकड़ी का ये चिन्ह हथेली के आकार का है और इसके एक तरफ रेड लीफ सिटी ऑक्शन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक महल का रेखाचित्र है। ये सुनकर कि कल नीलामी होगी, वॉरेन थोड़ा हैरान हुआ, खासकर यह निमंत्रण पत्र बहुत दिलचस्प है। वॉरेन ने इस छोटे से लकड़ी के कार्ड को उठाया और अपने हाथ में लेकर खेला। उसे ये बहुत पसंद आया। तुरंत ही उसने सोचा, नाइट मार्लो ने उसे कल बताया था कि शहर के स्वामी एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं और अब यह नीलामी होनी चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स को देखने के बाद उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि क्या शहर के भगवान में नीलामी आयोजित करने की क्षमता है। वॉरेन ने आंखें घुमाकर पूछा, नमस्कार महामहिम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने जिस नीलामी का उल्लेख किया है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं? अगर कल इंस्टेंट नूडल्स की बात हो तो वह जीतना तय है। आखिरकार होंगे शहर के व्यापारियों में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति लगता है जिसका इंस्टेंट नूडल्स से गहरा संपर्क रहा है और वह इंस्टेंट नूडल्स का जादू जानता है। भले ही उसे अभी भूख न लगी हो, लेकिन जब वह इंस्टेंट नूडल्स के स्वाद के बारे में सोचता है तो उसके मुंह में अभी भी थोड़ा सा पानी आ जाता है। क्षमा करें महामहिम, मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है। युवक ने अपना सिर हिलाया। ये तो बहुत दुख की बात है। वॉरेन के लिए यह अफसोस की बात है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होता। आखिरकार वे होंगे शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। भले ही वे उसी स्तर के व्यापारी हों, उन्हें वॉरेन के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जब समय आएगा तो वे खुद ही बोली लगा सकते हैं। आप इसे खुद नहीं कर सकते। महामहिम वॉरेन, समाचार आ चुका है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। युवक ने अपने माथे पर थपकी दी। वह पहले सिर्फ एक गुलाम था। हालांकि उसे एक दिन की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन उसके लिए जो सिर्फ कुछ कठिन काम ही कर सकता था, संदेश भेजने जैसे मुश्किल काम को करना लगभग मुश्किल था। ओह! वॉरेन की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने युवक ने उसकी बाहों में हाथ डाला और एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। ये शहर के स्वामी की ओर से एक छोटा सा उपहार है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वयं खोल सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आप अधिक सोने के सिक्के तैयार करें, अन्यथा आप नीलामी घर में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यू रीडिंग www.kanshu.com। युवक ने कपड़े का थैला वॉरेन के हाथ में थमा दिया और चला गया। लेकिन वॉरेन के मन में जिज्ञासा जागी। ऐसा क्या रहस्य है कि उसे खुद ही इसे खोलना है और खुद से और अधिक सोने के सिक्के बनाने के लिए कहना है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के डर से? वॉरेन होंगे शहर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी है। वो किससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता? यदि आप एक सोने के सिक्के की बोली लगाकर एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खरीद सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि वॉरेन एक अच्छे धनवान हैं। वॉरेन ने कभी भी नगर स्वामी को कम नहीं आंका, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि नगर स्वामी ने उसे कम आंका है। इस अजीब एहसास के साथ वॉरेन ने कपड़े का थैला खोला। यह क्या है? थैले के अंदर मुट्ठी भर सफ़ेद क्रिस्टल थे, लगभग एक छोटे चम्मच के बराबर। वॉरेन ने कुछ क्रिस्टल उठाए और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखा और पाया कि हालांकि क्रिस्टल छोटा था, ये बिल्कुल साफ था और बिना किसी विविधता के बहुत सफ़ेद था। ये किसी तरह के खनिज या रत्न जैसा लग रहा था, लेकिन ये बहुत छोटा है। वेलेन ने अवचेतन रूप से अपनी जीभ की नोक चाटी। ये किसी चीज़ को पहचानने का उसका तरीका है। मेरा मानना है कि शहर के भगवान को उसे चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का नमकीन स्वाद उसके मुंह में भर गया, जिससे वॉरेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। नमक! ये वास्तव में नमक है। यह नमक उसके द्वारा खाए गए नमक से बिल्कुल अलग है। दिखने में तो अलग है ही, स्वाद भी बेजोड़ है। बर्फ जैसे सफ़ेद नमक का स्वाद कुछ खास नहीं है, बस एक साधारण नमकीन स्वाद है। वॉरेन के स्वाद से अलग, नमक में नमकीन, कसला और कड़वा स्वाद दोनों ही होते हैं। नमक को मुंह में डालकर अनिच्छा से निगलते हुए वॉरेन को पता चला कि उसने वाकई कुछ और सोने के सिक्के तैयार कर लिए हैं। अगर ये स्नो साल्ट बिक जाए तो वह इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तक आप इस तरह के बर्फ नमक को अन्य रईसों को बेचते हैं, मेरा मानना है कि कोई भी रईस मना नहीं करेगा और आप निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे। बेशक वॉरेन अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्हें झांग फैंग का छोटा सा उपहार मिला। 13 व्यापारी अभी भी होंगे शहर में हैं, चाहे उनकी ताकत कितनी भी हो, और झांग फैंग ने उन्हें एक छोटा सा उपहार दिया। उपहार देने वाले लोग स्वाभाविक रूप से पुरुष दास थे जिन्होंने केवल एक दिन से भी कम समय के लिए प्रशिक्षण लिया था।
झांग फैंग के पास बहुत अधिक पुरुष दास नहीं थे, केवल 30 से कम। हालांकि प्रशिक्षण का समय कम था, लेकिन काम करना मुश्किल नहीं था। यह अभी भी संभव है। वारेन की तरह ही अन्य व्यवसायी भी आश्चर्यचकित और उत्साहित हो गए जब उन्होंने झांग फैंग द्वारा भेजा गया बर्फ सफ़ेद नमक का छोटा चम्मच देखा। हालांकि उन्होंने पहले नमक का व्यवसाय नहीं किया था, लेकिन अब उनके सामने इतना स्पष्ट व्यावसायिक अवसर है, वे प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। उसी समय झांग फैंग को पुरुष दासों से भी प्रतिक्रिया मिली। इन व्यापारियों ने कहा कि वे कल दोपहर तक अवश्य पहुंचेंगे। वैसे भी झांग फैंग होंगे शहर का नगर स्वामी भी है, ये व्यापारी निश्चित रूप से उसके अनुरोध की सराहना करेंगे। इसके अलावा कोई भी उसके द्वारा भेजे गए नमक के छोटे चम्मच को अस्वीकार नहीं कर सकता। चूंकि नीलामी छोटी होने जा रही है, इसलिए तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए। हालांकि झांग फैंग को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उपन्यास और फिल्म और टेलीविजन नाटकों को पढ़ने के वर्षों के अनुभव के साथ वह शायद थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। ये स्थल निर्माण, कैटलॉग उत्पादन, नीलामी पूर्व प्रचार, वार्म अप, संबंधित जनशक्ति, निगरानी और सुरक्षा आदि से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन झांग फैंग केवल एक छोटी सी नीलामी आयोजित कर रहा था, और यह काफी जल्दबाजी में किया गया था। तैयारी के लिए केवल एक दिन का समय था, इसलिए कई चीजें अनावश्यक थीं। अब आपको बस एक स्थान, नीलाम की जाने वाली वस्तुएं और संबंधित कर्मियों की आवश्यकता है। झांग फैंग ने सीधे सिटी हॉल को ही स्थान चुना। सिटी हॉल वह स्थान है जहां उद्योग और वाणिज्य, परिवहन, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा आदि सहित होंगे शहर के सभी प्रशासनिक कार्य सिटी हॉल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके कार्य सिटी लॉर्ड के महल यानी महल के साथ ओवरलैप होते हैं, लेकिन होंगे शहर का सिटी हॉल केवल होंगे शहर में ही चीजों का प्रबंधन कर सकता है, जबकि सिटी लॉर्ड का महल पूरे बैरोनियल क्षेत्र पर शासन करता है। अब क्योंकि सिटी हॉल के लगभग सभी अधिकारी चले गए हैं और ब्लैंच ही एकमात्र बची है, वह कई चीजों में बहुत व्यस्त है, इसलिए कुछ आदेश झांग फैंग केवल कैरोलिन, मार्लो और यहां तक कि खुद को ही करने दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, बुलेटिन बोर्ड पर सभी नोटिस झांग फैंग द्वारा स्वयं लिखे गए थे। आखिरकार रेड लीफ सिटी में अभी भी बहुत कम प्रबंधन कर्मी हैं और कोई भी उपलब्ध नहीं है। सिटी हॉल एक 2 मंजिला इमारत है। दूसरी मंजिल पर मेयर का निवास है और पहली मंजिल पर मेयर काम करते हैं। झांग फैंग के अनुसार ये लेआउट बिल्कुल भी उचित नहीं है। भोजन, आवास और काम सभी एक साथ हैं, जो बहुत अजीब और बहुत सम्मानजनक है, और इसे काम कहा जाता है, और यहाँ तक कि एक हॉल भी नहीं है। अभी की तरह यहाँ भी बहुत सारे आवेदक आवेदन करने आते हैं और वे सभी बाहर पुराने लोगों के पास लाइन में खड़े हो जाते हैं। जब झांग फैंग और कैरोलिन एक साथ पहुंचे तो सैनिकों ने स्वाभाविक रूप से रास्ता खोल दिया और जल्द ही उन्होंने ब्लैंच को देखा जो बहुत व्यस्त थी। लॉर्ड सिटी लॉर्ड, मैडम सिटी लॉर्ड, झांग फैंग और उन दोनों को आते देख ब्लैंच जल्दी से उठी और झांग फैंग और कैरोलिन का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ब्लैंच द्वारा उसे शहर के स्वामी की दासी कहे जाने को सुनकर कैरोलिन के कान थोड़े गर्म हो गए। झांग फैंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन विनम्रता से पूछा, अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, क्या तुम व्यस्त हो? अपने सामने लंबी कतार देखकर ब्लैंच ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, ये बुरा नहीं है। झांग फैंग को भी लगा कि उसने जो सवाल पूछा था वह थोड़ा दोहराव वाला था। आखिरकार वह पहली बार नेता के तौर पर काम कर रहा था और उसे बहुत कम अनुभव था। कैरोलिन उन दोनों को एक दूसरे से शर्मिंदा देखकर हंस पड़ी। खांसी, क्या मेरे लिए एक बड़ा कमरा तैयार करो, मैं कल एक छोटी सी नीलामी करूंगा। हाँ लॉर्ड सिटी लॉर्ड। ब्लैंच ने जल्दी से अपना साक्षात्कार का काम छोड़ दिया और पहले झांग फैंग की तैयारी करने लगी। झांग फैंग भी थोड़ा शर्मिंदा है। आखिरकार ब्लैंच अब बहुत व्यस्त है, लेकिन वह मेयर के साथ अकेली बची है। उसे ही कुछ नगरपालिका मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। वह सिर्फ दूसरों का परीक्षण कर सकती है। 2 दिनों में परीक्षण पूरा होने के बाद झांग फैंग उस व्यक्ति का ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। स्थल की समस्या हल हो गई है, नीलामी का सामान भी तैयार है और बाकी काम कर्मियों का है। कर्मचारियों को ये कहना आसान है, आखिरकार यह कोई उच्च स्तरीय तकनीकी प्रतिभा नहीं है। कल की महिला दासियां लगभग काम आ सकती हैं और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस चाय और पानी लाना है। जब उसने गंदा सिटी हॉल छोड़ा और इन महिला दासों को फिर से देखा तो झांग फैंग एरिका से बहुत संतुष्ट था। हालांकि इसमें केवल एक दिन लगा, लेकिन अगर आपने यह नहीं कहा होता तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह गुलामों का एक समूह था। वे सभी युवा थे, साफ सुथरे टाट और टाट के कपड़े पहने हुए थे। वे साफ सुथरे थे और उनमें से कोई भी गंध नहीं आ रही थी। वे आम लोगों से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि वे दुबले पतले थे। एरिका ने उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए कुलीन शिष्टाचार सिखाया। हालांकि कोई खास परिणाम नहीं मिले, लेकिन उनकी भावना और ऊर्जा कल से बिल्कुल अलग थी। सीधे शब्दों में कहें तो कम से कम अब वे दब्बू नहीं रहे और थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। बेशक जब झांग फैंग पहुंचे तो इन दासों ने तुरंत झांग फैंग के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए।
एरिका भी जमीन पर घुटने टेक दी। चाहे उसकी पिछली स्थिति कुछ भी हो, अब वो सिर्फ झांग फैंग की गुलाम है और नियमों को नहीं भुलाया जा सकता है। उठना। झांग फैंग ने व्यक्तिगत रूप से एरिका को उठाया, जिससे वो थोड़ी खुश हुई। यह एक अच्छा प्रदर्शन है। यदि आप उन्हें 50% कुलीन महिलाओं जैसा स्वभाव अपनाने के लिए प्रशिक्षित कर दें, तो मैं आपको दास्ता से मुक्त कर दूंगा। झांग फैंग की बातें सुनकर एरिका की आंखें चमक उठीं। अगर गुलामी से मुक्त होने और एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने का मौका है www.mtlnovel.com, तो वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगी। ऐसा लगता है कि उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। आप 10 ऐसी महिलाएं चुनें जो अधिक मनमौजी दिखती हो, मैं उपयोगी हो जाऊंगा। एरिका ने 100 से ज्यादा लोगों में से 10 दासियों का चयन किया। वे सभी किशोर और 20 की उम्र की थीं। वे लंबी और सुंदर थीं। झांग फैंग बहुत संतुष्ट था। फिर मैं 10 दासियों को एक कमरे में अकेले ले गया और उन्हें कुछ अलग सिखाया। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो स्वागत करें और मुस्कुराएं। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना सबसे अच्छा है, लेकिन चापलूसी नहीं। फिर खड़े होने की मुद्रा का मुद्दा है, जैसे सिर को सीधा रखना, गर्दन को सीधा रखना, कंधों को अंदर की ओर झुकाना, पेट को अंदर की ओर मोड़ना, कमर को ऊपर उठाना तथा कूल्हों को ऊपर उठाना। जब शिष्टाचार की बात आती है तो झांग फैंग वास्तव में इसे काफी अच्छी तरह से समझता है। जब वह कॉलेज में था तो उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति के कारण उसे एक वरिष्ठ बहन ने शिष्टाचार विभाग में मूव बनाया था। वह हर दिन युवा महिलाओं के एक समूह के साथ प्रशिक्षण लेता था। झांग फैंग का स्पष्टीकरण सुनकर एरिका और कैरोलीन सहित इन 10 दासों के चेहरे लाल हो गए। आखिरकार, इस दुनिया में लोग अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं। झांग फैंग ने यह बात इतनी बेबाकी से कही कि यह कुछ हद तक शर्मनाक था। हालांकि धीरे धीरे उन्हें यह भी पता चला कि झांग फैंग ने जो कहा वह काफी उचित था। झांग फैंग के अनुसार गुलाम वहां खड़े थे और ऐसा ही लग रहा था। यद्यपि इन 10 लोगों में एरिका जैसा कुलीन स्वभाव नहीं था, फिर भी वे औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर थे। खैर, बुरा नहीं है। इन 10 खूबसूरत महिलाओं को अपने सामने सीधे खड़े देखकर झांग फैंग ने सिर हिलाया। आखिरकार, ये सिर्फ एक अस्थायी प्रयोग था। ये लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन झांग फैंग को हमेशा लगता था कि कुछ कमी रह गई है। वैसे, कैरोलीन, हमारे सिटी लॉर्ड के हवेली के कपड़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? झांग फैंग को पता था कि क्या कमी थी, और उसे अभी भी एक उपयुक्त पोशाक की आवश्यकता थी। होंगे शहर में केवल एक दर्जी की दुकान है, और बाजार में बिकने वाले अधिकांश कपड़े इसी दर्जी की दुकान द्वारा बनाए जाते हैं। और ये दर्जी की दुकान सिटी लॉर्ड के महल की है, जो झांग फैंग की संपत्ति है। जल्द ही 2 बूढ़ी महिलाएं सैनिकों के नेतृत्व में झांग फैंग के पास आईं। कैरोलीन थोड़ी उत्सुक थी और उसे नहीं पता था कि झांग फैंग क्या करना चाहता था। सर सिटी लॉर्ड, जब दोनों ने झांग फैंग को देखा तो वे तुरंत घुटनों के बल झुक गए और सलामी दी। उठो, मेरे पास कपड़ों के डिजाइन के बारे में कुछ विचार हैं, देखते हैं कि यह संभव है या नहीं। झांग फैंग की बातें सुनकर सभी को थोड़ा अजीब लगा। हो सकता है कि झांग फैंग बुनाई में कुशल हो, लेकिन कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि उनसे बाहर जाने के लिए कहे। दोनों दर्जियों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। कह दो ना, आओ, यहाँ आओ। झांग फैंग ने बेतरतीब ढंग से एक गुलाम का आदेश दिया, और जब वह आई तो उसने उसके कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, उसके कपड़े लगातार ढीले होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह किसी महिला की सुंदर छवि को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता? सभी ने दासी के कपड़ों को देखा और फिर अपने अपने कपड़ों को देखा। उनके चेहरों पर उलझन भरी नजर थी। कैरोलीन फुसफुसाई, क्या सभी कपड़े ऐसे ही नहीं होते? उनके कपड़े एक जैसे थे, सिर्फ कपड़े के रंग में अंतर था। सभी को समझ नहीं आया कि झांग फैंग का क्या मतलब था। इस तरह, जैसा कि मैंने कहा, आप इसे सीधे बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। झांग फैंग को पता था कि इसे समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह पहले इसे ठीक कर सकता था और फिर प्रभाव देख सकता था। सबसे पहले, कमर बंद है और कमर को आत्मखेती में बदल दिया जाता है। आत्मखेती का मतलब है करीब करीब फिटिंग, जो उसके शरीर के वक्र को बंद कर सकता है। और फिर कॉलर खड़ा होता है, जो महिला के नाजुक और कालातीत स्वभाव को बंद कर देता है। और फिर आस्तीन 3/4 आस्तीन में बना दिए जाते हैं। कलाई के एक छोटे से हिस्से को उजागर करना है, जैसा कि स्कर्ट के हेम के लिए है। इसे अभी के लिए न बदलें, बस इतना ही। आप इसे पहले बना सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। झांग फैंग के दिमाग में स्वाभाविक रूप से चियोंगसम ही कपड़े हैं। चियोंगसम महिलाओं के कोमल वक्रों को दिखा सकते हैं। आमतौर पर मेहमानों का स्वागत करते समय भी चियोंगसम पहना जाता है। हालांकि दूसरी दुनिया के कपड़ों की उत्पादन तकनीक और कपड़े आधुनिक समय से बहुत अलग हैं। झांग फैंग शायद उन्हें बहाल नहीं कर सकते, इसलिए वह केवल उन्हें पहले इसे आजमाने दे सकते हैं। महिला दास का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि झांग फैंग उसकी ओर इशारा कर रहा था और इतने सारे लोगों के सामने वह सुन नहीं पा रही थी कि झांग फैंग क्या कह रहा था।
लेकिन बाकी लोगों ने ध्यान से सुना, खासकर कैरोलीन ने, जो खुद कपड़े बना सकती थी, इसलिए वह झांग फैंग के सिद्धांत से बिल्कुल परिचित नहीं थी। झांग फैंग की बातें सुनने के बाद दोनों दर्जी तुरंत महिलाओं के कपड़ों का एक नया सेट काटने के लिए निकालने लगे। समय समय पर झांग फैंग ने उसे कुछ शब्द बताए। झांग फैंग द्वारा डिजाइन किए गए सूट को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगा, और जब दासी ने कपड़े बदलना समाप्त किया तो झांग फैंग को छोड़कर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य है। हर कोई थोड़ा हैरान था, यहाँ तक कि महिला दास भी, जो इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। पहले के समय में कपड़े बहुत ढीले होते थे, चाहे वो कुलीन वर्ग के हों या आम लोगों के। ये रईसों और आम लोगों दोनों के लिए एक जैसे होते थे। जो चीज़ उन्हें अलग करती थी वो थी रंग और कपड़ा। लेकिन जैसे ही यह आत्म साधना शैली सामने आई, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके लिए नई सदी का द्वार खुल गया हो। यह उत्तल होना चाहिए, यह विकृत होना चाहिए। एक साधारण पोशाक पूरी तरह से महिलाओं के सुंदर घटता को उजागर करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि इस पोशाक को पहनने वाला व्यक्ति एक गुलाम है, लेकिन जब वह पहले झांग फैंग द्वारा सिखाए गए शिष्टाचार के अनुसार खड़ी हुई, तो ये पोशाक वास्तव में उसके कुलीन स्वभाव को स्थापित कर सकती थी। यदि कैरोलीन का कुलीन स्वभाव उसकी हड्डियों में निहित है, तो इस दास का स्वभाव बाहरी वस्तुओं से बढ़ जाता है, और बाहरी वस्तु स्वाभाविक रूप से यह आत्मखेती वाली पोशाक है। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति से कहें कि ये दासी कोई कुलीन व्यक्ति है, तो मेरा मानना है कि उसे इसमें संदेह नहीं होगा। कैरोलीन की आंखें चमक उठीं। आखिरकार हर किसी को सुंदरता से प्यार होता है, और उसे इस पोशाक में बहुत दिलचस्पी थी। झांग फैंग को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वो अच्छी तरह से जानकार था और उसने कभी किसी तरह के कपड़े नहीं देखे थे। हालांकि इस पोशाक को भौतिक और तकनीकी कारणों से, विशेष रूप से बिना स्लिट के, चोंगसम शैली में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये खराब नहीं है। कम से कम ये काफ़ी आत्मखेती है। परिवर्तन के बाद झांग फैंग को लगा कि यह इन चौड़े लबादों से कहीं बेहतर लग रहा है। सर सिटी लॉर्ड, अगर भविष्य में हमारे कपड़े इस शैली के होंगे तो मुझे विश्वास है कि इसकी बड़ी बिक्री होगी। दोनों बूढ़े दर्जी थोड़े उत्साहित थे। पहली बार उन्हें पता चला कि कपड़े इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, जिसने सीधे उनकी समझ को तोड़ दिया। बाकी कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले हम इन 10 लोगों के लिए 20 पीस स्वागत पोशाक सिलेंगे। अगर रंग लाल है तो लाल ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यद्यपि लाल कपड़ा बहुत महंगा है, लेकिन चूंकि शहर के स्वामी ने बात की है, वे स्वाभाविक रूप से इसे अच्छी तरह से करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह अफसोस की बात है कि ऊंची एड़ी के जूते नहीं हैं, और जूते थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आ पाए हैं, अन्यथा प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। ये शिष्टाचार सिखाना और कपड़े बदलना था। काम के बाद दोपहर हो चुकी थी। क्योंकि आज भी बहुत सारे काम करने हैं, झांग फैंग, जिसके पास कोई जनशक्ति नहीं है, केवल अकेले ही इसकी सेवा कर सकता है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा दोपहर का भोजन किया। बेशक ये झांग फैंग के लिए आकस्मिक है। कैरोलीन केएफसी फैमिली बकेट का एक डिब्बा पकड़े हुए थी, उसकी आंखें प्रसन्नता से भरी हुई थीं। दोपहर में झांग फैंग फिर से सिटी हॉल में आया। ब्लैंच ने झांग फैंग के लिए पहले से ही एक खाली कमरा बना रखा था। झांग फैंग ने अपने नौकरों को कुछ कुर्सियां और मेजें हटाकर उन्हें व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। एक साधारण नीलामी हॉल बनकर तैयार हो गया। हालांकि यह केवल एक छोटी नीलामी है, झांग फैंग होंगे शहर की प्रतिष्ठा फैलाने का अवसर लेना चाहता है, और कुछ प्रतिभाओं को आकर्षित करना सबसे अच्छा है। झांग फैंग के लिए वह होंगे में बहुत से लोगों से नहीं डरता है, लेकिन वह किसी से भी नहीं डरता है। अगर आप शहर को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं तो लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो शहर पर बोझ ज्यादा होगा, लेकिन झांग फैंग के पास दूसरी दुनिया में बहुत ज्यादा संसाधन हैं, इसलिए उसे इन छोटी छोटी समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक आधार यह है कि यह नीलामी प्रभावी होगी, जिससे उसे कुछ विलासिता की वस्तुओं के बदले पर्याप्त भोजन मिल सकेगा। पूरा दिन व्यस्तता में बीता। कैरोलीन ने पूरे समय झांग फैंग का अनुसरण किया और बहुत कुछ सीखा। यूयू रीडिंग www.kanshu.com। उसने उस छोटी नोटबुक में कई बातें लिखी हैं। हालांकि वह इतने लंबे समय से व्यस्त है, झांग फैंग की आत्मा अभी भी बहुत अच्छी है और थोड़ा उत्साहित भी है। आखिरकार यह उसके जीवन में पहली बार है जब वह कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और वह एक बॉस की तरह महसूस करता है। हमने फिर भी कैरोलीन के साथ खाना खाया, लेकिन आज हमने स्वाद बदल दिया। झांग फैंग ने खुद ही एक बड़ी प्लेट में अंडा फ्राइड राइस पकाया। तले हुए चावल के इस रूप ने कैरोलीन को बहुत अनोखा बना दिया। इस दुनिया में खाना पकाने का तरीका उबालने और पकाने से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने ऐसा चावल कभी नहीं देखा जो ऐसा कर सके। अंडे से बने फ्राइड राइस को चखने के बाद कैरोलीन को भी लगा कि इतने सालों तक उसकी जिंदगी बेकार ही रही। उसने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। रात्रि भोजन के बाद झांग फैंग अभी भी अध्ययन कक्ष में चर्मपत्र स्क्रॉल पढ़ने के लिए रुके थे तथा होंगे शहर का प्रबंधन कैसे किया जाए इस बारे में सोच रहे थे।
कैरोलीन झांग फैंग की सहायक के रूप में काम करते हुए बगल में खड़ी रही। हालांकि कैरोलीन समय समय पर जम्हाई लेती रही, जाहिर है आज के व्यस्त दिन के बाद वह थोड़ी थकी हुई थी। झांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा और कुछ चिंता के साथ पूछा, नींद? कैरोलीन थोड़ा शर्मिंदा हुई और बोली, नहीं नहीं। झांग फैंग ने असहाय होकर कहा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो पहले सो जाओ। कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा मतलब है, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि आप नहा धोकर जल्दी सो जाएं। कैरोलीन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं बोली। वो थोड़ा उदास होकर अपना सिर नीचे करके चली गई। अगले दिन झांग फैंग जल्दी उठ गया। अपने बगल में पड़े खाली बड़े बिस्तर को देखकर झांग फैंग को अचानक थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। वह पहले से ही 20 के दशक में था, वह अपने अकेलेपन से कब छुटकारा पा सकेगा। सुबह सुबह साफ सुथरे कपड़े पहने झांग फैंग ने दरवाजा खोला और कैरोलीन से टकरा गया। शुभ प्रभात। आह, सुप्रभात। कैरोलीन अभी भी इस तरह के अभिवादन से थोड़ी अपरिचित थी और उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। मास्टर झांग फैंग, आप? झांग फैंग को कप पकड़े हुए देखकर कैरोलीन थोड़ी उत्सुक हुई। अपने दांतों को ब्रश करें। दांतों को ब्रश करें? कैरोलीन थोड़ी उलझन में थी, उसे नहीं पता था कि यह टूथ ब्रशिंग क्या है। ये सिर्फ आपके दांतों को ब्रश करना है, या दूसरे शब्दों में आपके मुंह में बैक्टीरिया और गंध को रोकने के लिए अपने मुंह को साफ करना है। क्या आपको अपने दांतों को ब्रश नहीं करना चाहिए? झांग फैंग की घृणित अभिव्यक्ति को देखकर कैरोलीन का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मैं भी हर दिन अपने दांत साफ करता हूँ। कैरोलीन ने अचानक एक लौंग निकाली और उसे झांग फैंग को दिखा दिया। लिलाक। कैरोलीन के हाथ में छोटे से बकाइन को देखकर सच कहूं तो झांग फैंग वास्तव में हैरान रह गया। तुम्हें पता ही होगा कि दूसरी दुनिया में मसाले जैसी चीजें बहुत महंगी होती हैं। उनकी कीमत सोने के बराबर होती है, सोने से भी ज्यादा। हालांकि लौंग सिर्फ एक ही है, लेकिन ये भी एक मसाला है। दांत साफ करने के लिए मसाला, कितनी शानदार चीज है। व्यभिचारी लड़कियां, झांग फैंग ने कुछ फुसफुसाया। हालांकि कैरोलीन ने झांग फैंग की बातें नहीं सुनी, लेकिन उसकी थोड़ी सी तिरस्कार भरी निगाहों से कैरोलीन को लगा कि झांग फैंग उसके बारे में ही बुरा भला कह रहा है। हुन्फ। दरअसल वह अपने दांतों को साफ करने के लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। आखिरकार लौंग इतनी महंगी होती है कि वो उसे खा भी नहीं पाती। अधिकांशतः वह नमक और हेज़ल टहनियों का उपयोग करती हैं। झांग फैंग को औजारों का एक सेट निकालते हुए देखकर, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आज वह बहुत पेशेवर दिख रही थी, कैरोलीन ने अवचेतन रूप से अपने साथ लाए बकाइन को निकाल लिया। वह नहीं चाहती थी कि झांग फैंग उसे नीची नज़र से देखे। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो चाहें कर सकते हैं। झांग फैंग ने कंधे उचका दिए। वह यार्ड में आया, एक कोना ढूंढा, टूथपेस्ट निचोड़ा और एक गिलास पानी लिया। गुलू गुलू, थूक, ब्रश ब्रश। झांग फैंग की हास्यपूर्ण हरकतों के बाद एक हल्की सुगंध कैरोलीन की नाक में फैल गई। कैरोलीन वास्तव में पूछना चाहती थी कि झांग फैंग उसके दांत साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करता था। वह बहुत तरोताजा दिख रही थी, लेकिन उसने झांग फैंग के सामने एक गेम वापस किया था और अब वह पूछने में थोड़ी शर्मिंदा थी। झांग फैंग ने अपने दांत ब्रश करने के बाद देखा कि कैरोलीन अभी भी उसके बगल में खड़ी थी और हैरान होकर पूछा, क्या बात है? और कोई बात है क्या? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कैरोलीन शर्मा गई और काफी देर तक झिझकती रही, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। जब से वह नए नगर स्वामी झांग फैंग से मिली थी, कैरोलीन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह पहले व्यर्थ ही जी रही थी। झांग फैंग असली महान है, न केवल अपने वर्तमान आहार में बल्कि अन्य पहलुओं में भी वह दूसरों से अलग है। उदाहरण के लिए, झांग फैंग को सफाई बहुत पसंद है। पैसे के मामले में झांग फैंग उससे कहीं ज्यादा अमीर है, लेकिन झांग फैंग ने लौंग का इस्तेमाल नहीं किया, जो एक ऐसी विलासिता की चीज है जिसका इस्तेमाल सिर्फ शाही रईस ही कर सकते हैं। इसके बजाय उसने अजीबोगरीब चीजों का इस्तेमाल किया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। इस पर विचार करें तो इस तरह की चीज लौंग की तुलना में अधिक स्वच्छ और महंगी होगी। कैरोलीन वास्तव में इसे अपने उपयोग के लिए उधार लेना चाहती थी और वह साफ सुथरी रहना भी पसंद करती थी, लेकिन आखिरकार ये झांग फैंग का निजी सामान था और यह उच्च मूल्य का हो सकता था, इसलिए वह इसे कहने में बहुत शर्मिंदा थी। हालांकि कैरोलीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने झांग फैंग के हाथ में रखे टूथब्रश से अपनी नजरें नहीं हटाईं। एक मूव भी उसकी आंखों में चाहत देख सकता था। तो झांग फैंग ने अपने हाथ में टूथब्रश उपकरण हिलाया और पूछा, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? हाँ। कैरोलीन शर्मा गई और चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक नया सेट लाऊंगा। झांग फैंग ने लापरवाही से उसके शरीर को छुआ और उसने एक नया टूथब्रश और टूथपेस्ट की एक बोतल निकाली। कैरोलीन इस तथ्य से परिचित है कि झांग फैंग के कपड़े बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। उसने इसे कुछ खुशी के साथ लिया।
ये टूथपेस्ट है, ये टूथब्रश है, और यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो यह इस तरह होता है। झांग फैंग ने उसे संक्षेप में पढ़ाया। आखिरकार यह कोई कठिन ऑपरेशन नहीं है और कैरोलीन इसे जल्द से जल्द सीख सकती है। इसकी खुशबू अच्छी है, इसमें पुदीने का स्वाद है, मुझे ये पसंद है। पहले आप इसे चख कर देखिए, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। हाँ, इस बारे में बात करते हुए, झांग फैंग वैसे भी एक असली शहरी राजा है, लेकिन उसे दिन में 3 बार भोजन खुद ही तैयार करना पड़ता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है, यहाँ के रसोइये बहुत गरीब हैं। वे जो खाना चाहते थे वह नहीं बना सके। झांग फैंग इन शेफ्स को खाना बनाना सिखाने के लिए अपने खाली समय का इंतजार करने की योजना बना रहे हैं। वह भोजन के लिए अपना मुंह खोलने की भावना का भी अनुभव करना चाहते हैं। कैरोलीन के साथ स्वादिष्ट मांस दलिया खाने के बाद झांग फैंग काम पर वापस चला गया। इस नीलामी के अलावा वो अभी भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि होंगे शहर का विकास कहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले खाने के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके अपने प्राकृतिक फायदे हैं या धोखा है। होंगे शहर को एक शानदार खाद्य शहर बनाना पूरी तरह से संभव है। बेशक झांग फैंग की राय में सिर्फ एक स्वादिष्ट शहर पर्याप्त नहीं है, या ये बहुत पतला है। विकास के लिए 3 आयामों और अनेक दिशाओं में विकास होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, कल के कपड़ों ने झांग फैंग को यह महसूस कराया कि दूसरी दुनिया में कपड़ा उद्योग काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसा किया जा सकता है। फिर एक होटल था जिसकी झांग फैंग ने सबसे अधिक आलोचना की थी। जाहिर है कि यह एक ऐसा उद्योग है जो मुख्य रूप से सेवाएं बेचता है, लेकिन सेवा इतनी खराब है कि उपयोगकर्ता अनुभव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। झांग फैंग का मानना है कि यह एक बहुत अच्छा उद्योग है। होंगे चेंग अब पहले जैसा नहीं रह सकता। लोग मवेशियों के साथ कैसे सो सकते हैं? वापस जाने की नीति में सुधार करना होगा। और फिर रियल एस्टेट है। चाहे आप किसी भी दुनिया में रहते हों, घर हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। उदाहरण के लिए, झांग फैंग के क्षेत्र में कई लोग होंगे शहर में अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन हालांकि होंगे ये शहर छोटा है, लेकिन घर की कीमत अभी भी उनकी आय की तुलना में थोड़ी अधिक है। वास्तव में होंगे ये शहर में कई खाली घर हैं। पूर्व शहर के मालिक उन्हें इन आम लोगों को सस्ते में बेचने के बजाय उन्हें बेचना पसंद नहीं करेंगे। www.mtlnovel.com। झांग फैंग के विचार में इस तरह की सोच पूरी तरह से बेकार है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, अवधारणा अलग है। इसके अलावा इस क्षेत्र में गरीब लोग अभी भी उनमें से अधिकांश पर कब्जा करते हैं। रियल एस्टेट को विकसित करने के लिए लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा। इसलिए अंतिम विश्लेषण में होंगे शहर के निवासियों के जीवन स्तर और खुशी सूचकांक में सुधार करना आवश्यक है। केवल तभी जब उनके पास पैसा होगा, वे झांग फैंग के लिए अधिक मूल्य पैदा कर सकते हैं। इस तरह सोचते हुए झांग फैंग को लगा कि उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। जब झांग फैंग होंगे शहर की भावी 5 वर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजना के बारे में सोच रहे थे तो समय तेजी से बीत गया। मास्टर झांग फैंग, नीलामी का समय जल्द ही आ रहा है। कैरोलीन की याद दिलाते हुए झांग फैंग ने अपने हाथ से कलम नीचे रख दिया। मेज पर पड़े कई A4 शीट के कागज शब्दों से भरे हुए थे। यह उसके अभी अभी के चिंतन का नतीजा था। आउच! बहुत देर तक बैठने के बाद झांग फैंग ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि उसकी गर्दन बहुत अकड़ गई थी और उसके कंधे बहुत दर्द कर रहे थे। वह खुद उसे रगड़ने ही वाला था कि अचानक उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा चिकना और नाजुक हाथ महसूस किया। झांग फैंग ने अवचेतन रूप से इसे चुटकी से दबाया। यह नर्म और बहुत आरामदायक था। मिस्टर झांग फैंग, आप थक गए हैं, मैं आपकी मालिश करूंगी। कैरोलीन की थोड़ी शर्मीली आवाज़ झांग फैंग के पीछे से सुनाई दी। उसने देखा कि झांग फैंग बहुत थक गया था और उसे मालिश देना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग फैंग अचानक उसका हाथ दबा देगा। ओह ठीक है, भाई झांग ने तुरंत अपना नमकीन सुअर जैसा हाथ वापस ले लिया। साथ ही उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने कभी मालिश का अनुभव नहीं किया था। चूंकि उसे यह अवसर मिला था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे महसूस करना चाहता था। थोड़ा बाईं ओर आओ। हाँ, बस इतना ही। व्यर्थ। 20 मिनट बाद झांग फैंग, जो तरोताजा हो चुका था, कैरोलीन के साथ बाहर आया, जिसके गाल लाल हो गए थे। आप ये कौशल कर सकते हैं। आपने इसे किससे सीखा? जब मेरी माँ जीवित थी तो मैं उनके कंधे पर हाथ फेरता था। कैरोलीन के स्वर में उदासी सुनकर झांग फैंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वे दोनों एक अकेली घास हैं, लेकिन कैरोलीन झांग फैंग से ज़्यादा भाग्यशाली है। उसने आखिरकार अपनी माँ की सेवा की है। और झांग फैंग ने कभी यह भी नहीं देखा था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। लेकिन फिर भी ये सौभाग्यपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कैरोलीन की माँ की मृत्यु हुई तो झांग फैंग के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि वह कैसे रोएगी। झांग फैंग ने उसके कंधे पर थपथपाया और सांत्वना देते हुए कहा, तुम मुझसे कहीं ज्यादा खुश हो। मैंने तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा है।
क्या? झांग फैंग की बातें सुनकर और झांग फैंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखकर, जो नकली नहीं लग रही थी, कैरोलिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे खेद है, मुझे खेद है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। कैरोलिन को आत्मदोषी देखकर झांग फैंग कुछ अवाक रह गया। वो मूलतः कैरोलिन को ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि इससे उन्हें और अधिक मदद मिलेगी। वैसे तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया? झांग फैंग को विषय बदलना पड़ा। मैंने दोपहर को अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या ये तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है? कैरोलिन ने इधर उधर देखा, लेकिन झांग फैंग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। झांग फैंग तुरंत समझ गया, शर्मिंदगी क्या है? मुझे डर है कि स्वाद खुद से ही उगाया गया है, और जो खाना मैं खाता था वो अब नहीं खाया जा सकता है। झांग फैंग ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, यह सही है। नीलामी से पहले मैंने दोपहर की चाय का प्रबंध किया है, चलो उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। कैरोलिन ने अपने पैर की उंगलियों की ओर देखा और झांग फैंग ने पाया कि उसके कान पूरी तरह लाल हो गए थे। तो फिर चलें। झांग फैंग ने भी इसका खुलासा नहीं किया। वह कैरोलिन को सिटी हॉल में अस्थायी नीलामी स्थल पर ले गया। वहीं होंगिए शहर के 1 दर्जन से अधिक बड़े व्यवसायी भी बाहर चले गए। लॉर्ड वारेन, बहुत समय हो गया मिलते हुए, मुझे लगा कि आप पहले ही जा चुके हैं। एक अधेड़ उम्र के व्यापारी ने वॉरेन को कुछ ही दूरी पर देखा और जल्दी से नमस्ते कहा। वॉरेन ने किसी को जानी पहचानी आवाज में पुकारते हुए सुना। वह संदेह से पलटा और देखा कि एक आदमी व्यापारी की तरह कपड़े पहने हुए था, जो उससे 1 सिर लंबा था, और उसके 2 नौकर थे। ये लॉर्ड ब्राउन निकला। अजीब बात है, क्या लॉर्ड ब्राउन रॉक सिटी में नहीं है? वॉरेन ने उत्सुकता से पूछा। ब्राउन पत्थर के व्यवसाय में एक व्यवसायी है, और उसका व्यवसाय वॉरेन से बड़ा है। क्योंकि होंगिए शहर में पत्थर बहुत कम हैं, इसलिए जो व्यवसायी पत्थर नहीं बनाते हैं वे आमतौर पर यहाँ आते हैं। ब्राउन को देखकर वॉरेन थोड़ा हैरान हुआ। मैं पहले जब व्यापार के सिलसिले में यहाँ से गुजरा था, तो संयोग से यहाँ से गुजरा था। मैंने सुना है कि होंगिए शहर में कुछ हुआ है। जब मैं वापस आऊँगा तो यहाँ जरूर रुकूंगा। ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यवसायी लोग कुछ चीज़ों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, होंगिए शहर में खाद्य संकट है। उदाहरण के लिए, होंगिए शहर में एक नया शहर मालिक है। चाहे व्यवसाय के अवसर हों या ना हो, क्योंकि उसके पास समय है, इसलिए उसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। यह अच्छा है। साथ में वॉरेन ने आमंत्रित करने की कोशिश की। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ब्राउन खिलखिलाकर मुस्कुराया। जैसे ही दोनों करीब आए, ब्राउन ने रहस्यमय ढंग से धीमी आवाज में पूछा, महामहिम वरुण, क्या आप होंगिए शहर के नए स्वामी के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे ठीक से नहीं मालूम। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वॉरेन ने अपना सिर हिलाया। ओह, आप इतने लंबे समय से होंगिए शहर में रह रहे हैं, और आपने शहर के स्वामी को नहीं देखा है? ब्राउन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह पहले लकड़ी के व्यापारी से रेड लीफ सिटी के भगवान के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसकी उम्मीद विफल होने वाली है। शहर के शासक को पदभार संभाले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। यही तो बात है, लेकिन मुझे लगता है कि नया नगर स्वामी समझ से परे है। ब्राउन ने अचानक एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। वॉरेन की पुतलियां से कुड़ गईं। ये कपड़े का थैला उस छोटे से उपहार के समान है जिसे नगर के स्वामी के महल में लोग पहले देखने आए थे, या दूसरे शब्दों में, यह वही छोटा सा उपहार है। इससे पहले वॉरेन अभी भी सोच रहा था कि क्या नए शहर के मालिक ने होंगिए शहर के हर जाने माने बड़े व्यवसायी को उपहार दिए हैं। अब ऐसा लगता है। आखिरकार ब्राउन नाम का एक अस्थायी व्यवसायी तो है ही, और अन्य की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि लॉर्ड वारेन को भी यह उपहार मिला है। यह सही है। वॉरेन ने भी इससे इनकार नहीं किया। ब्राउन ने छोटे कपड़े के थैले को खोला तो उसके अंदर बर्फ की तरह सफ़ेद परिष्कृत नमक निकला। यह अच्छी बात है। ये कल्पना करना कठिन है कि इतनी दूरदराज की जगह पर इतनी उच्च गुणवत्ता वाला परिष्कृत नमक हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बक किंगडम की राजधानी में ये होगा। ब्राउन उत्साहित दिखे। उनके और वारेन के विचार एक जैसे थे, ये परिष्कृत नमक खरीदें। ब्राउन को लगा कि अगर उसे ये परिष्कृत नमक मिल जाए, भले ही वो कभी नमक का व्यापारी न रहा हो, तो वो कोशिश कर सकता है। आखिरकार कोई भी सोने के सिक्कों के साथ नहीं रह सकता। यदि आप इन परिष्कृत नमकों को प्राप्त कर सकें और उन्हें अन्य शहरों में बेच सकें या सीधे राजधानी में बेच सकें, तो लाभ निश्चित रूप से दोगुना हो जाएगा। वॉरेन की आंखें भी चमक उठीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस की, लेकिन साथ ही उनमें चिंगारी भी थी। दोस्त तो दोस्त होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो प्रतिस्पर्धा ही रहती है। दोनों अपने नौकरों के साथ सिटी हॉल में आए। क्योंकि झांग फैंग ने पहले ही आयोजन स्थल को खाली करवा लिया था, इसलिए जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे, वे सभी कुछ समय के लिए चले गए थे, और सिटी हॉल के आसपास का इलाका बहुत खाली था।
जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, वॉरेन और ब्राउन दोनों थोड़े आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने देखा कि द्वार के दोनों ओर 6 स्त्रियां खड़ी थीं, अर्थात कुलीन स्वभाव वाली 6 सुंदरियां। स्लिम फिटिंग रेड वेलकम ड्रेस महिलाओं के स्वाभाविक रूप से कोमल कर्व्स को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। अनजाने में उजागर हुई सफ़ेद कलाइयां वॉरेन और ब्राउन को नजरें हटाने में असमर्थ बनाती हैं। उनके सीधे खड़े होने की मुद्रा के साथ वे ऊपर की ओर खींचे हुए हैं, अपने बालों को ऊपर उठाए, और वसंत की हवा की तरह अपनी मुस्कान के साथ वे दोनों थोड़े चकित थे। ये कौन सी कुलीन महिला है? नहीं, जिन कुलीन महिलाओं से मैं आमतौर पर मिलता हूं उनका स्वभाव इस तरह का नहीं होता। वॉरेन ने अपने ग्रे कपड़ों को देखा और फिर दूसरे पक्ष की चमकदार लाल पोशाक को देखा। उसे तुरंत हीनता की भावना महसूस हुई। स्वागत, एक लाख की तरह साफ और सुखद आवाज ने दोनों को वास्तविकता में वापस ला दिया। कुलीन स्वभाव वाली 6 सुंदरियों को देखकर उन सभी ने उसका स्वागत करने के लिए अपने सिर को थोड़ा झुकाया, और दोनों बूढ़े व्यक्ति बहुत कम ही शर्माए। खांसी खांसी, वे दोनों थोड़े शर्मिंदा हुए और कुछ देर तक तो उन्हें बोलना भी नहीं आता था। महामहिम, क्या आपके पास कोई निमंत्रण है? सुंदरियों में से एक ने ये देखा और सबसे पहले बोली। हाँ बिल्कुल। वारेन के शब्द थोड़े प्रतिकूल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बैग से निमंत्रण कार्ड सही सही ढूंढकर उसे सौंप दिया। ब्राउन ने भी जल्दी से निमंत्रण पत्र निकाला और सम्मानपूर्वक उसे सौंप दिया, लेकिन वह चुपके से इस खूबसूरत महिला पर अपनी नजरें गड़ाए रहा। आप दोनों कृपया मेरे साथ आइए। ये पुष्टि करने के बाद कि निमंत्रण में कोई समस्या नहीं है, सुंदरी थोड़ा झुकी, एक हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा और दूसरे हाथ की अंगुलियों को आपस में जोड़कर हथेली ऊपर की ओर करके शालीनता से दरवाजे की ओर इशारा किया। अच्छा अच्छा अच्छा। सुंदरी आधा कदम आगे चल रही थी और वारेन और ब्राउन उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन वे अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और वे हमेशा दूसरों की कमर देखना चाहते थे। यहाँ, आप दोनों कृपया अंदर आइए। बंद लकड़ी के दरवाजे के पास आकर सुंदरी ने अपना सिर घुमाया और पुनः प्रसन्नता का इशारा किया। दोनों बूढ़ों ने जल्दी से अपनी आंखें एक तरफ घुमा लीं और उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए। खांसी, धन्यवाद। वॉरेन ने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती को सहलाया और सज्जनतापूर्वक सिर हिलाकर धन्यवाद दिया। इस क्षण वॉरेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 20 साल छोटा हो गया हो। नौकर दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे और वॉरेन और ब्राउन अंदर आए। अंदर आने के बाद मैंने पाया कि इस घर का लेआउट किसी नीलामी स्थल जैसा नहीं दिखता। कुर्सियों से घिरी एक लंबी मेज भोजन कक्ष जैसी दिखती है, लेकिन चूंकि यह एक छोटी नीलामी थी, इसलिए दोनों को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वॉरेन और ब्राउन अपेक्षाकृत जल्दी आ गए। उनके अलावा 2 अन्य व्यवसायी पहले से ही बैठे हुए थे। आखिरकार वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए वारेन ने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। क्या वे भी यहाँ हैं? बैठने की जगह ढूंढने के बाद ब्राउन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह इन 2 व्यापारियों को जानता था, एक कपड़े का व्यापार करता है और दूसरा लोहे का, दोनों ही नमक के बराबर नहीं हैं। एक आकर्षक सोने का सिक्का, कोई भी मना नहीं करेगा। वॉरेन ने अपना सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद 1 दर्जन से अधिक आमंत्रित व्यापारी वहां आ पहुंचे और कुछ व्यापारी भी वॉरेन के पास एक छोटे समूह में बैठ गए और सभी धीमी आवाज में बातें करने लगे। महामहिम, क्या आप बाहर खड़ी उन युवतियों को जानते हैं? मुझे नहीं मालूम कि यह किसका है। उन सभी का स्वभाव अच्छा है और उनके कपड़े बहुत सुंदर हैं। वे ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं। क्या ये कपड़े तुम्हें पसंद हैं? अरे, यहाँ के ये व्यवसाय अनुभव और ज्ञान के धनी माने जाते हैं, लेकिन आज वे अपने बड़े भाई की तरह इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस युवती का फिगर अच्छा है और कौन ज्यादा लोकप्रिय है। कहने का मतलब ये है कि ये स्वागत करने वाली महिलाएं विशेष रूप से सुंदर नहीं हैं, वे उनसे अधिक सुंदर हैं और इन व्यापारियों ने उन्हें बहुत देखा है। लेकिन इस तरह की आत्मा खेती वाली युवा महिला उस स्टेशन पर जाती है, उसका नेक स्वभाव दूसरों से बेजोड़ है। कई लोगों को तो इसे देखकर खुजली भी होने लगती है। क्रंच। जैसे ही व्यापारी फुसफुसाए, दरवाजा फिर से धक्का दिया गया। झांग फैंग और कैरोलिन एक साथ दिखाई दिए, उसके बाद ब्लैंच भी दिखाई दी। ब्लैंच एक मजबूत आदमी है जिसे झांग फैंग ने अस्थायी नीलामीकर्ता के रूप में काम करने के लिए पकड़ा है। ब्लैंच को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि झांग फैंग एक नीलामी आयोजित करने जा रहा था, और ब्लैंच को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि झांग फैंग उसे नीलामीकर्ता बनाना चाहता था। लेकिन जब उसने वो वस्तु देखी जिसे झांग फैंग नीलाम करने जा रहा था, तो उसकी आंखें बंद होने को हो गईं, जमीन पर गिर गई। अब भी उसकी आंखों में एक स्थायी आश्चर्य है, और अब वो समझती है कि झांग फैंग ने उसे प्रति माह 30 चांदी के सिक्कों का उच्च वेतन देने की हिम्मत क्यों की। नमस्ते नगर स्वामी। नमस्ते नगर स्वामी की पत्नी। उन दोनों को देखकर व्यापारी खड़े हो गए और सलाम किया। सभी को नमस्कार। उन्हें खुद को शहर का स्वामी कहते हुए सुनकर झांग फैंग को लगा कि यह सामान्य बात है, लेकिन जब वे कैरोलिन को शहर की महिला स्वामी कहते थे, तो झांग फैंग को हमेशा अपने दिल में थोड़ा अजीब लगता था।
कैरोलिन ने झांग फैंग का बारीकी से पीछा किया, सभी से उचित दूरी बनाए रखी, लेकिन वह बहुत दूर नहीं दिखी। उसकी हर हरकत बहुत ही सुंदर थी और उसने बड़प्पन शब्द का पूरी तरह से अर्थ लगाया। झांग फैंग ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपके व्यस्त कार्यक्रम के दौरान मुझे अपनी नीलामी में आपके चेहरे दिखाने का मौका मिला। मैंने सुना है कि बहुत से लोग दूर दूर से रात भर में ही वापस आ गए, इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास दोपहर का खाना खाने का समय नहीं था, है ना? मैंने सभी की भूख मिटाने के लिए एक छोटी सी साधारण दोपहर की चाय तैयार की है और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद नहीं आएगी। ये देखकर कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड कितने विनम्र हैं, चाहे वे बात कर रहे हों या काम कर रहे हों, ये व्यवसायी थोड़ा खुश हो गए और बोलना भी भूल गए। उन्होंने पहले जिन महानुभावों को देखा था, उनमें से कौन अहंकारी और अहंकारी नहीं था? यदि कुलीनों के पास बहुत धन न होता तो धन कमाना आसान होता और व्यवसायी कुलीनों के साथ लेन देन करने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने आज पहली बार नए नगर स्वामी झांग फैंग को देखा और उसके कुछ सरल शब्दों को सुना, तो उन्हें लगा कि अधिकांश कुलीन लोग अतुलनीय हैं। वॉरेन सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत विनम्रतापूर्वक कहा, ये कहाँ है? लॉर्ड सिटी लॉर्ड बहुत विनम्र है। इस समय सभी व्यापारी भी शांत हो गए, व्यस्त या भूखे भी नहीं थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि दोपहर की चाय क्या होती है, फिर भी मुझे विनम्र होना पड़ता है। वास्तव में रेड लीफ सिटी में रहने वाले कुछ व्यापारियों के अलावा वेलिन ब्राउन और अन्य लोग अन्य स्थानों से आए थे। आखिरकार हर व्यवसाय होंगे शहर में नहीं होता है, लेकिन अपने अधीनस्थों के पत्र के माध्यम से ये जानने के बाद कि झांग फैंग ने एक छोटा सा उपहार भेजा है, वे वास्तव में इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे इतनी दूर आ गए और दोपहर का भोजन करने का समय नहीं मिला। आप सबका स्वागत है, बैठ जाइए, दोपहर की चाय तैयार है। झांग फैंग सीधे मुख्य सीट पर जाकर बैठ गया। कैरोलिन झांग फैंग के बगल में चुपचाप और शालीनता से बैठी रही। ताली ताली। झांग फैंग ने ताली बजाई और स्वागत करने वाली महिला अतिथियां, जिन्होंने व्यवसायी की आंखों में चमक ला दी, अंदर आईं। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन से भरी एक छोटी सी भोजन गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाया। पहले तो सभी व्यापारी इन युवतियों को घूरते थे, आखिर सुंदरता का तो हर किसी को शौक होता है, ऐसी महिला मिलना दुर्लभ है जो इन बूढ़े आदमियों को अपना दीवाना बना दे। लेकिन जब उन्हें वो भोजन मिला जो वे साथ लाए थे, तो कैरोलिन सहित सभी लोग अपनी नजरें उससे हटा नहीं सके। स्वागत करने वाली महिला ने तेज सुगंध वाली दूध वाली चाय के कप लाकर सबके सामने रख दिए। सभी लोग आश्चर्य से भाप निकलते पानी को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसी सुगंधित चीज क्या है। इसके अलावा हैम, अंडे और सलाद के साथ सैंडविच, आकर्षक रंगों वाले अंडे के टार्ट, फलों का सलाद और तले हुए हिरन के मांस का बड़ा टुकड़ा भी होता है। गुलोंग लगभग सभी ने निगल लिया। दरअसल झांग फैंग की राय में सीमित सामग्री के कारण ये दोपहर की चाय थोड़ी जर्जर है, इनमें केक भी नहीं है और ये आकर्षक भी नहीं दिखती। आखिरकार दूध वाली चाय भी तो तुरंत बनती है। लेकिन ये सिर्फ झांग फैंग की अपनी राय है। दूसरों की नज़र में ये दोपहर की चाय समृद्ध और सुंदर दोनों है, विशेष रूप से तुरंत दूध वाली चाय के कप की सुगंध और भी अधिक मादक है। हालांकि इसे अभी तक खाया नहीं गया है, लेकिन सिर्फ दिखावट और स्वाद के आधार पर कोई नहीं सोचेगा कि यह बेस्वाद होगा। सारा खाना परोसने के बाद स्वागत करने वाली महिलाएं विनम्रता से एक तरफ खड़ी हो गईं। झांग फैंग ने कहा, सभी लोग कृपया। कुछ लोग लंबे समय तक इसे रोक नहीं सके। झांग फैंग ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, तुरंत दूध वाली चाय उठाकर पी ली। गुलुगुलू, वाह, क्या ये कैंडी कौन है? ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। कुछ लोगों ने नेतृत्व संभाला, अन्य लोग अब संकोची नहीं रहे और आगे बढ़ने लगे। कैरोलिन ने दूध वाली चाय का एक छोटा सा घूंट बड़े ही शानदार ढंग से चखा। दूध और चाय की खुशबू उसके नथुनों में फैल गई और उसकी भरपूर मिठास उसकी जीभ की नोक पर खिल उठी। सही तापमान के साथ उसकी आरामदायक आंखें सिकुड़ गईं। झांग फैंग, यह क्या है? ये कितना प्यारा है? कैरोलिन ने चुपके से धीमी आवाज में पूछा। दूध वाली चाय, क्या तुम्हें पसंद है? झांग फैंग ने इसे चखा और पाया कि यह सामान्य है, उसे फल और मोती वाले फल पसंद हैं। मुझे ये पसंद है। कुछ ही दिनों में कैरोलिन का पसंदीदा पेय, रेड वाइन से कोला, दूध से दूध वाली चाय तक, बहुत ज़्यादा नहीं बदल गया है। एक चंचल महिला, झांग फैंग ने मन ही मन शिकायत की, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ये स्वाद सामान्य ही माना जा सकता है, मैं बाद में आपके लिए कुछ बेहतर स्वाद लाऊंगा। कैरोलिन ने सिर हिलाया जैसे चावल पर चोंच मार रही हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि झांग फैंग ने क्या कहा कि वह बेहतर है, उसे इस बात की परवाह थी कि झांग फैंग उसे ये देने को तैयार था। वाह, क्या ये क्वींस ब्रेड है? ये बहुत मुलायम और स्वादिष्ट है। पहली बार मैंने जाना कि फल को उबालने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह का फल स्वादिष्ट होता है।
मेरा परिवार भी अक्सर हिरन का मांस खाता है और कभी कभी उसमें कुछ मसाले भी मिला देता है, लेकिन उसके स्वाद की तुलना शहर के भगवान के मांस से नहीं की जा सकती। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वॉरेन ने अपने हाथ में अंडे का छिलका चखा और उसे नर्म और स्वादिष्ट और कोमल, मीठा और मधुर स्वाद महसूस हुआ। वॉरेन को लगा कि उसका अधिकांश जीवन बर्बाद हो गया। खाने के मामले में वॉरेन कह सकते हैं कि इन व्यापारियों में वे पहले नंबर पर हैं और कोई भी उन्हें दूसरे नंबर पर बुलाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे नहीं पता कि वे खाने पर कितने सोने के सिक्के खर्च करते हैं। यही कारण है कि पहली बार इंस्टेंट नूडल्स को सूंघने के बाद वे सोने के सिक्के की बोली लगाने को तैयार थे। मूल रूप से वॉरेन ने सोचा था कि इंस्टेंट नूडल्स होंगे ये शहर में सबसे अच्छा भोजन हो सकता है, लेकिन अब वह जानता है कि वह गलत था, खासकर वॉरेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो मिठाई पसंद करता है। दूध की चाय और अंडा टार्ट्स उसके असली नाम हैं। भोजन वालुन, ये बहुत सुगंधित है। ब्राउन ने अपने 2 अंडे 2 कौर में खा लिए और उसने वॉरेन की ओर थोड़ी संतुष्टि के साथ देखा। वॉरेन ने शांति से बचे हुए अंडे को अपने हाथ में थाम लिया। शहर के स्वामी ने बस इतना कहा कि सामग्री की कमी के कारण प्रति व्यक्ति केवल 2 अंडे के टार्ट हैं और फलों का सलाद और तला हुआ हिरन का मांस खाया जा सकता है। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा भोजन है। वॉरेन की छोटी छोटी हरकतें देखकर ब्राउन को पता चल गया कि उसके अपने विचारों को समझ लिया गया है। हालांकि उसे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन हैं। आपने कहा था, अगर हम ये खाद्य पदार्थ बेचेंगे तो कितने सोने के सिक्के बेच पाएंगे? ब्राउन ने वॉरेन के कान में फुसफुसाया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसको बेचते हैं। यदि आप किसी आम आदमी को एक चांदी का सिक्का बेचते हैं तो वह इसे नहीं खरीद सकता है, लेकिन यदि आप इसे किसी कुलीन या शाही परिवार को बेचते हैं जिसे स्वादिष्ट भोजन पसंद है, तो मुझे लगता है कि भले ही आप 50 सोने के सिक्के बेचें, दूसरा पक्ष इसे नहीं खरीदेगा, वापस भुगतान करेगा। वॉरेन का स्वर कुछ ईर्ष्यापूर्ण था। समझ में आता है। ब्राउन ने दूध वाली चाय का एक और घूंट लिया। उसने सोचा कि क्या झांग फैंग से कुछ खाना खरीदने का कोई तरीका है, न केवल पैसे कमाने के लिए बल्कि अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए भी। स्वाभाविक रूप से वो अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ब्राउन की तरह सोचते हैं। कई व्यवसायी जानबूझकर या अनजाने में झांग फैंग को देखते हैं। दोपहर की चाय का समापन कई व्यापारियों की जय जयकार और प्रशंसा के बीच हुआ। उन्होंने पहली बार दोपहर की चाय शब्द सीखा और दूध वाली चाय, सैंडविच, अंडा टार्ट और फलों के सलाद का अर्थ भी समझा। हर कोई अभी भी अनिश्चित था और ब्लैंच ने झांग फैंग से ये भी पूछा कि क्या भविष्य में इस दोपहर की चाय को खाने का मौका अभी भी मिलेगा। झांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से उससे कहा कि यदि वह काम में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसे एक और मौका मिलने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में दोपहर की चाय आराम करने का एक तरीका है, लेकिन झांग फैंग द्वारा तैयार की गई चीजों के कारण यह उनके लिए इतना स्वादिष्ट था कि वे उन्हें एक एक करके सहारा नहीं दे सके और वे कुर्सियों पर आधे लेटे हुए थे। झांग फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। आखिरकार ये चीजें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। कैरोलीन बहुत ज्यादा नहीं खाती थी। ऐसा नहीं था कि चीजें उसके स्वाद के अनुकूल नहीं थीं, बल्कि कैरोलीन को बाहरी लोगों के सामने अपनी महिला जैसी छवि बनाए रखनी थी। ठीक है सब लोग, मिठाई खत्म हो गई है, क्या हम खाना शुरू कर सकते हैं? झांग फैंग ने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बिल्कुल, सभी व्यापारियों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि अच्छा नाटक शुरू होने वाला है। जिन व्यापारियों को इस नीलामी से उम्मीदें थीं, अब उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। आखिरकार अगर वे इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं तो झांग फैंग की नीलामी की वस्तुएं इतनी भी खराब नहीं होंगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अब नीलामी बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है, या फिर उन्हें नीलामी छोड़ देनी चाहिए और झांग फैंग से पूछना चाहिए कि क्या दोपहर की चाय बेची जा सकती है। सभी लोग कृपया। मिस मैनर्स के नेतृत्व में समूह अगले कमरे में आया। ये कमरा बहुत बड़ा नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ एक छोटी सी नीलामी है। ये बहुत साधारण दिखता है, इसमें कुछ भी दिखावा नहीं है। मंच पर एक नीलामी मेज है और उसके नीचे 1 दर्जन कुर्सियां हैं। झांग फैंग और कैरोलीन मंच के नीचे पहली पंक्ति में बैठे थे और व्यवसायी झांग फैंग के बाद क्रम में बैठे थे। खाने पीने से लथपथ ब्लैंच नीलामी की मेज पर खड़ी थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी देखकर उसने मंच पर बिना किसी डर के ऊंची आवाज में कहा, सज्जनों और देवियों, नमस्कार। रेड लीफ सिटी द्वारा आज आयोजित नीलामी में आपका स्वागत है। मेरा नाम ब्लैंच है। आज की नीलामी मेरे द्वारा आयोजित की जाएगी। मुझे आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही ब्लैंच ने बोलना समाप्त किया, लाल स्वागत पोशाक पहने 2 लंबी और ईमानदार परिचारिकाएं शिरशिरान अपने हाथों में लाल कपड़े से ढकी लकड़ी की ट्रे पकड़े हुए आईं। स्वाभाविक रूप से व्यापारियों की पहली नज़र नीलामी की वस्तुओं पर नहीं बल्कि उन 2 परिचारिकाओं पर पड़ी।
हालांकि वे अभी अभी मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी आंखों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है। कोई रास्ता नहीं है। ये परिचारिकाएं बहुत अधिक आकर्षक हैं। आज की पहली नीलामी वस्तु है परिष्कृत नमक। ब्लैंच ने लाल कपड़ा हटाया और ट्रे पर 3 छोटे कटोरे थे जो सभी शुद्ध सफेद नमक से भरे हुए थे। कटोरे में क्या था, ये देखकर इन व्यापारियों को उस सुंदर महिला को देखने की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने तुरंत अपना ध्यान परिष्कृत नमक की ओर मोड़ दिया। आखिरकार, हालांकि सुंदरता सुंदर है, यह आपकी अपनी नहीं है और जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे खा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप इस परिष्कृत नमक को प्राप्त कर सकते हैं और इसे बेच सकते हैं तो यह एक उचित सोने का सिक्का होगा। बहुत ज्यादा, इतना सफेद, इतना नाजुक। जब उन्होंने रिफाइंड नमक के 3 कटोरे देखे तो सभी की आंखें चमक उठी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि रिफाइंड नमक नीलामी में आएगा, लेकिन व्यापारियों को तब भी हैरानी हुई जब उन्होंने सचमुच अपने सामने इतना सफेद रिफाइंड नमक देखा। मुख्यतः इसलिए क्योंकि इस परिष्कृत नमक का दृश्य प्रभाव बहुत मजबूत है। इसमें किसी भी प्रकार के रंग रूप का कोई निशान नहीं है। ये पूरी तरह से शुद्ध सफेद है और यह अत्यंत नाजुक, यहाँ तक कि चमकदार भी है। यदि आप यह नहीं कहेंगे कि यह नमक है तो मुझे यकीन है कि हर कोई सोचेगा कि यह मोती और रत्नों से बना पाउडर है। ये 3 छोटे कटोरे लगभग 500 ग्राम नमक का एक बड़ा बैग है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग फैंग उस आधुनिक पैकेजिंग का उपयोग करता है। आखिरकार, वे दूसरी दुनिया के शब्दों को नहीं जानते हैं, लेकिन भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए महल के बाहर इस जगह पर झांग फैंग दूसरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं बताएगा। मिस मैनस जानबूझकर हाथ में नमक लेकर व्यापारी के चारों ओर चली गई। www.mtlnovel.com। जब वह फिर से मंच पर लौटी तो ब्लैंच की ऊंची आवाज सुनाई दी। रिफाइंड नमक क्या होता है, इसे तो सभी ने देखा ही होगा। यह न केवल दिखने में सफेद और नाजुक होता है, बल्कि इसमें कोई अजीब गंध भी नहीं होती। केवल शुद्धतम नमक। मोटे नमक की तुलना में ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इस तरह के नमक के लिए मुझे ये कैसे मिला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इतने पाउंड रिफाइंड नमक को निकालने से पहले भारी मात्रा में मोटे नमक और 1 साल की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ब्लैंच के शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण होंगे। झांग फैंग ने उसे ऐसा कहना सिखाया था, लेकिन व्यापारियों ने इस पर विश्वास कर लिया और ब्लैंच ने भी खुद इस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि किसी ने नमक नहीं देखा था और झांग फैंग ही एकमात्र व्यक्ति था जो इसे जानता था। उसने कहा, यदि ऐसा है तो विश्वास करें या न करें। तो 1 पाउंड परिष्कृत नमक के लिए शुरुआती कीमत 10 सोने के सिक्के हैं। 10 स्वर्ण सिक्कों की शुरुआती कीमत निश्चित रूप से काफी अधिक है, लेकिन यह इन व्यापारियों को इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने से नहीं रोकती है। 11 स्वर्ण सिक्के, 12 स्वर्ण सिक्के, 15 स्वर्ण सिक्के, 30 सोने के सिक्के। पलक झपकते ही भयंकर प्रतिस्पर्धा में फंसी भीड़ को देखकर झांग फैंग बहुत संतुष्ट था। दरअसल वो मूल रूप से शुरुआती कीमत के रूप में तांबे के सिक्के को आजमाना चाहता था। आखिरकार, कई उपन्यासों में ऐसा ही लिखा है। मैंने सुना है कि इससे लोग कीमत और भी बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार, उसने टालमटोल नहीं की। बुरी चीजों के मामले में झांग फैंग हमेशा दूर रहता है। 100 स्वर्ण सिक्के। मिस्टर वारेन ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की पेशकश की है। क्या इससे अधिक कुछ हो सकता है? पहली बार 100 स्वर्ण सिक्के, दूसरी बार 100 स्वर्ण सिक्के, तीसरी बार 100 स्वर्ण मुद्राएं। एक सौदा करते हैं। 50 स्वर्ण सिक्कों से लेकर 100 स्वर्ण सिक्कों तक। वॉरेन की उदारता ने व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। हर कोई थोड़ा चुप था, ये समझ नहीं पा रहा था कि वॉरेन का अंतिम लक्ष्य क्या है। कुछ देर तक तो किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पहली बार 100 स्वर्ण सिक्के, दूसरी बार 100 स्वर्ण सिक्के, तीसरी बार 100 स्वर्ण मुद्राएं। एक सौदा करते हैं। आइए श्री वारेन को 1 पाउंड परिष्कृत नमक लेने के लिए बधाई दें। ब्लैंच का चेहरा खुशी से लाल हो गया। 100 सोने के सिक्के। उसने अपने जीवन में पहली बार इतने सारे सोने के सिक्के देखे थे। ताली ताली ताली। झांग फैंग ने तालियां बजाने में सबसे आगे बढ़कर काम किया। हालांकि सभी को उनके काम का मतलब नहीं पता था, लेकिन उन्हें लगा कि यह बधाई देने जैसा है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से झांग फैंग के साथ तालियां बजाने लगे। यही वो क्षण था जब उन व्यापारियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी जांघों पर थपथपाया। गलत अनुमान। मैं वॉरेन द्वारा मूर्ख बनाया गया था। अब इस बारे में सोचे तो 100 स्वर्ण सिक्कों में 1 पाउंड परिष्कृत नमक खरीदना बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वे सभी पहले भी झांग फैंग से परिष्कृत नमक उपहार में प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने इसे स्वयं चखा था और जानते थे कि नीलामीकर्ता ने जो कहा वह सच था। ये परिष्कृत नमक दिखने और स्वाद के मामले में वर्तमान मोटे नमक से तुलनीय नहीं है। 100 सोने के सिक्के और 1 पाउंड नमक बहुत महंगा लगता है, लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों की क्रय शक्ति अलग अलग होती है। स्वाभाविक रूप से अगर आप इसे आम लोगों को बेचते हैं तो कोई भी इसे नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आप इसे रईसों या यहाँ तक कि शाही परिवार को बेचते हैं तो आप निश्चित रूप से लाभ कमा सकते हैं। कुलीन वर्ग और राजपरिवार सबसे अधिक किस बात की परवाह करते हैं?
ये चेहरा है, और परिष्कृत नमक चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। ये चमकदार सोने के सिक्के हैं। महामहिम वॉरेन को बधाई, बधाई हो। महामहिम वॉरेन बहुत अच्छे हैं, बधाई हो। व्यापारी थोड़े से कपटी हैं और थोड़े से पछतावे में भी। अगर उन्हें एक और मौका मिले तो वे इतनी आसानी से रिफाइंड नमक नहीं छोड़ेंगे। आपका स्वागत है। वॉरेन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। जब उसने इतना सारा रिफाइंड नमक देखा तो उसके मन में 100 सोने के सिक्कों का बजट था। अब जब वह इसे आसानी से जीत सकता है तो किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। बधाई हो। ब्राउन ने भी उन्हें बधाई दी। हालांकि उन्हें और वॉरेन को भी प्रतिस्पर्धी माना जाता है। इन लोगों के बीच, उनके और वॉरेन के बीच संबंध हाल ही में पहुंचे हैं। दोनों पहले ही एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर पहुंच चुके हैं। पहली बार उन्होंने वॉरेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, दूसरी बार वॉरेन ने शूटिंग नहीं की। ब्राउन को विश्वास नहीं है कि झांग फैंग के पास केवल एक ही नीलामी वस्तु है। सचमुच, मौके पर ही लेन देन हो जाने के बाद परिचारिका लाल कपड़े से ढकी एक लकड़ी की ट्रे लेकर आए। भीड़ फिर से शांत हो गई, और यहाँ तक कि वॉरेन, जिसने दूसरी बार गोली न चलाने का वादा किया था, भी आशा भरी नजरों से देखने लगा। पहली बार तो ये परिष्कृत नमक जैसा खजाना था, दूसरी बार यह बदतर कैसे हो सकता है? चलो नीलामी की दूसरी वस्तु के बारे में पूछते हैं, वह है परिष्कृत नमक। ब्लैंच ने सावधानी से लाल कपड़ा उठाया और 3 छोटे कटोरे टेढ़े मेढ़े आकार में रख दिए। कटोरों में रखा शुद्ध सफेद नमक सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यहाँ तो परिष्कृत नमक भी है। एक क्षण के लिए व्यापारी स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत उनका गुस्सा फूट पड़ा। पहली बार मैं अवसर का लाभ उठाने में पूरी तरह असफल रहा और वेलेन से दंग रह गया। इस बार दूसरी बार मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ब्राउन की आंखें भी चमक उठीं। इस बार वॉरेन ने वादा किया कि वह गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अपने बगल में चमकती आंखों वाले व्यापारियों को देखकर ब्राउन का सिर फूल गया। उसे लगा कि इस बार मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। 1 पाउंड परिष्कृत नमक, शुरुआती कीमत 10 स्वर्ण सिक्के। जैसे ही ब्लैंच ने बोलना समाप्त किया, ब्राउन तुरंत बोलने लगा। 100 स्वर्ण सिक्के। पहली कीमत में वृद्धि सीधे 2 गुनी होकर 10 गुना हो गई। 3 सेकंड तक दृश्य शांत रहा और फिर चर्चा शुरू हो गई। वाह, मैं पहले ही एक बार मूर्ख बन चुका हूँ। मुझे सचमुच लगा था कि हम दूसरी बार मिलेंगे। 100 स्वर्ण मुद्राएं। ओह, मेरे पास 110 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 120 स्वर्ण मुद्राएं। 125, 135, 140, 150 टुकड़े। मुझे उम्मीद है कि आप अपना हाथ उठा सकते हैं। मैं, ब्राउन, आपका एहसानमंद हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीसरी नीलामी वस्तु क्या है, मैं इसे फिर कभी नहीं मारूंगा। ये ब्राउन की दूसरी बोली है, जिसमें सीधे 50 स्वर्ण सिक्के जुड़ेंगे। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वह पहली बार तो चूक ही गया था, दूसरी बार भी चूकना नहीं चाहिए। आखिर इस रिफाइंड नमक का उत्पादन इतना कम है कि अगर आप इसे खरीदेंगे तो आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यह एक अवसर है। 150 स्वर्ण सिक्के, लेकिन यह उस कीमत के आधे से भी अधिक है जो वॉरेन ने अभी बेची थी। इस बार उसे यह मिलना तय है। ब्राउन की बातें सुनकर कई व्यवसायी झिझकने लगे। एक तो ये कि ब्राउन की कीमत वाकई उनसे कहीं ज्यादा है। अगर वे वाकई आर्थिक रूप से लड़ना चाहते हैं तो जब तक वे सेना में शामिल नहीं हो जाते, वे वास्तव में आमने सामने नहीं लड़ सकते। एक और बात, 150 सोने का सिक्का भी उनके दिलों में डिफ़ॉल्ट लेन देन की कीमत है। इसके अलावा ब्राउन ने भी उन पर एहसान करने का वादा किया है, इसलिए मौत से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार, एक व्यवसायी होने के नाते कई दोस्त बनाने के कई तरीके हैं, इसलिए लोग बोली नहीं लगा रहे हैं। ब्लैंच ने झांग फैंग को अस्पष्ट निगाहों से देखा, क्योंकि सख्ती से कहा जाए तो ब्राउन के शब्द उचित नहीं थे। आखिरकार, नीलामी तो नीलामी ही है, और आपको जितने भी सोने के सिक्के देने हैं, लोगों को सत्ता से अभिभूत करने का कोई तरीका नहीं है। झांग फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये जताते हुए कि उसे इसकी परवाह नहीं है। अपने अतिरिक्त 50 स्वर्ण सिक्कों की खातिर झांग फैंग ने ऐसी तुच्छ बातों की परवाह नहीं की। ये बिल्कुल ब्राउन की चतुराई है। अगर उसने यह बात सीधे 100 सोने के सिक्के चिल्लाते समय कही होती तो उसे झांग फैंग ने बहुत पहले ही उड़ा दिया होता। जब ब्लैंच को झांग फैंग की नज़रें समझ में आई तो उसने तुरंत हथौड़ा गिरा दिया। पहली बार 150 स्वर्ण सिक्के, दूसरी बार 150 स्वर्ण मुद्राएं, तीसरी बार 150 स्वर्ण मुद्राएं। धमाका, एक सौदा करते हैं। आइए श्री ब्राउन को 150 स्वर्ण सिक्कों की कीमत पर 1 पाउंड परिष्कृत नमक जीतने के लिए बधाई दें। ब्लैंच की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। उसने सोचा कि 100 सोने के सिक्के उसके जीवन में अब तक देखे गए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के थे, और यह नीलामी में सबसे ज्यादा यूनिट मूल्य वाली वस्तु भी थी जिसे उसने आयोजित किया था। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड टूट गया। बधाई हो महामहिम ब्राउन। आप सभी का धन्यवाद। ब्राउन, जब भविष्य में आपको मेरी जरूरत हो तो कह दीजिएगा। हालांकि ब्राउन ने 50 स्वर्ण सिक्के और खर्च कर दिए, फिर भी उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। आपको पता होना चाहिए कि दूसरों की तुलना में उसके अमीर होने का एक कारण यह है कि बक किंगडम के महल में उसका एक बेटा है।
यदि इस संबंध का उपयोग किया जाता है तो यूयू रीडिंग www.kanshu.com महल को परिष्कृत नमक बेच सकता है और उसे विश्वास है कि वह वेलेन से अधिक कमा सकता है। ब्राउन ने उदारतापूर्वक सोने के सिक्कों से भरा थैला परिचारिका को सौंप दिया और फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सावधानीपूर्वक अपना परिष्कृत नमक ले आया। आइए श्री ब्राउन को पुनः बधाई दें। तो फिर तीसरी नीलामी वस्तु है। वो अभी भी कुलीन स्वभाव वाली शिष्टाचारी महिला थी, वही लकड़ी की ट्रे और वही लाल कपड़ा। यहाँ तक कि हर कोई लाल कपड़े के नीचे 3 कटोरे को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। नहीं, क्या अब भी परिष्कृत नमक है? क्या इसमें यह नहीं कहा गया था कि एक अच्छे वर्ष में केवल 1 पाउंड ही निकाला जा सकता है? वॉरेन और ब्राउन, जो सबसे पहले खरीदने वाले थे, के चेहरों पर मुस्कान थोड़ी फीकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ धोखा हुआ हो? और ब्लैंच को पता था कि हर कोई क्या सोच रहा है, इसलिए उसने सीधे बात की। ये रिफाइंड नमक का आखिरी पाउंड है और इस साल रिफाइंड नमक की दूसरी बिक्री नहीं होगी। यहाँ तक कि मैंने जो अफवाहें सुनी उनमें भी कहा गया था कि इन रिफाइंड नमक को बनाने के लिए आवश्यक मोटे नमक की खपत बहुत अधिक है और यह संभावना है कि अगले 3 वर्षों में या उससे भी अधिक समय तक मैंने लंबे समय तक रिफाइंड नमक नहीं बनाया होगा। ब्लैंच के शब्दों में गहरा अफसोस था और यह अफसोस स्वाभाविक रूप से नकली नहीं था, क्योंकि झांग फैंग ने उसे बताया था और उसने इस पर विश्वास किया। ब्लैंच ने सोचा कि शायद भविष्य में उसे इतने सारे सोने के सिक्के कभी नहीं देखने को मिलेंगे और उसकी सबसे वास्तविक भावनाएं प्रकट हुई, ये सुनकर कि यह इस साल का आखिरी रिफाइंड नमक है। बहुत संभावना है कि यह अगले 3 सालों में रिफाइंड नमक का आखिरी पाउंड होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि रिफाइंड नमक का ये पाउंड छपाई से बाहर हो सकता है। इन व्यापारियों की सांसें अचानक भारी हो गईं। वे जोर जोर से सांस ले रहे थे, उनकी आंखें लाल थीं और वे लड़ने वाले सांड की तरह थे।